ओके चलिए फिर सबसे बड़ा सवाल तो आज ये होगा कि हम घर कैसे जाएंगे, लेकिन उसके अलावा मार्केट में क्या होगा ये भी आप हंस रही हैं श्रेया। वैसे पहला मानसून है आपका, तो इसके लिए कुछ टाइम के बाद एक्सपीरियंस हो जाएगा तो पता चल जाएगा। और ये जो इतनी तेज़ बारिश हो रही है और अभी मैं कुछ विजुअल्स देख रहा था। हाँ वीरू, हाँ मैं कह रहा था कि बाजार में तेजी ज़्यादा है या बारिश ज़्यादा है आज? बारिश ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा है। और देखिए वैसे खैर अभी कुछ मेट्रो के विजुअल्स आ रहे थे और मैं ये सोच रहा था कि किसी ने क्या सोच के नाम रखा एक्वा लाइन, है ना। तो एक्वा लाइन ओ तो खैर मुझे एक दिन याद आ गया अनुज। बात है मेरे ख्याल से 2008 या 9 की बात है। मैं आशीष चतुर्मोती जी से मिलने के लिए निकला था अपने होटल से। टैक्सी पकड़ी, एक रेलवे स्टेशन पहुंचा, जब पानी वहां देखा ना तो फिर पैदल पैदल वापस आ गया। कुछ ऐसे ही मंजर नजर आ रहा है। ऑफिस के बाहर क्या हाल है अनुज? नहीं अभी तो ठीक है वैसे, मतलब आप खैर देखिए सिचुएशन आप बहुत बेहतर होगी। पहले तो एक समय था जो सबको याद है, वो जब वो जिस पे एक फिल्म भी बनी थी, जब मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश आई थी ऑब्वियसली। 2005 आई थिंक, 2005 का था ना वो साल। और मुझे याद है हम तो ऑफिस में उस समय नाइट स्पेंड की थी और उसके बाद अगले दिन भी सीन बुरा था। उस दिन शायद मार्केट भी एक दिन के लिए मार्केट को भी छुट्टी दी गई थी। वैसा तो खैर अब हाल नहीं होता है, लेकिन हाँ है तो सही। और देखिए इतनी बारिश होगी और वो भी समय से पहले होगी तो थोड़ा सा तो वो सब चीज़ें होंगी। आपने कहा ना कि आप हंस क्यों रहे थे, मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी क्योंकि ड्रेस टीम थोड़ी देर पहले मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आपको तैरना आता है, क्योंकि ऑफिस के बाहर आप कैसे निकलेंगी। ये थोड़ा सा कि हम ये थोड़ा सा लो लाइंग एरिया भी है एक्चुअली, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। खैर जो भी है वेदर तो अच्छा हो गया कम से कम, और कुछ नहीं तो एक गर्मी से निजात मिली है, थोड़ा सा ये अच्छा है। चलिए मार्केट पर आते हैं और मार्केट की बात करते हैं। आज जैसा हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि पहली बारिश मुंबई की, ट्रैक रिकॉर्ड है कि मार्केट चलता है। और आज भी देखिए मार्केट में शानदार रैली हुई। सुबह बहुत तेज़ दौड़े हम, 25,080 तक गए, वहाँ से हम थोड़ा करेक्ट हुए और उसका कारण है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मोमेंटम नहीं बरकरार रख पा रहा है। और ये देखिए बैंक निफ्टी इनफैक्ट एक बार करो तो रेड में भी आ गया था। लेकिन निफ्टी पर एक अच्छी चीज़ है, बाकी के हैवीज अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो आईटी हो, लार्सन एंड ट्यूब्रो हो, या फिर आईटीसी हो। ये 3-4 पॉकेट्स हैं जिनकी वजह से निफ्टी अभी भी डटा हुआ है और अभी तक डे हाई के काफ़ी करीबी है। बैंक निफ्टी भले थोड़ा सा नीचे आया हो। और एक चीज़, मिड कैप्स लगातार आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आज भी मार्केट ब्रेड ठीक ठाक है, अच्छी है मार्केट ब्रेड। लेकिन देखते हैं आखिरी का 1-1.5 घंटा काफ़ी क्रूशल रहने वाला है। और क्या हम डे हाई क्रॉस करते हैं या नहीं, कहीं डे लो तो नहीं ब्रेक कर देंगे। बड़ा सवाल, क्या 25,000 इस बार टूटेगा, दीवार की तरह तो नहीं एक्ट करेगा? ये सब सवालों के जवाब देंगे। लेट्स सी। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आपने जो मेंशन किया, बैंक निफ्टी पे थोड़ा भी हाई साइड से हमने प्रेशर देखा, 55,800 के करीब गया था, वहाँ से भी थोड़ा फिसल कर 55,525 पर है। लेकिन निफ्टी ने मोमेंटम इंटैक्ट रखा है फिलहाल। जो सवाल आप भी उठा रहे थे वही मेरा सवाल आपसे यही कि अब क्या लग रहा है, स्थिति क्या लग रही है बाजार में? यहाँ से अब अपवर्ड ट्रेजेक्टरी देखेंगे या फिर नीचे थोड़ा फिसलेगा बाजार? क्या करना चाहिए ऐसे मूड मॉल में? बिल्कुल, देखिए आज हमने फर्स्ट रेजिस्टेंस क्रॉस किया, लेकिन सेकंड रेजिस्टेंस दोनों इंडेक्स में यहाँ पर आकर रुक गए। बैंक निफ्टी में तो रुक ही गए, निफ्टी में पॉज लिया। पहले निफ्टी की बात करते हैं। 25,050 से 25,150 शेयर। आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे कि ये बड़ी वाली रेजिस्टेंस है निफ्टी की। इसके बीचों बीच तक गए हम ऑलमोस्ट 25,080 तक और वहाँ से स्लिप हुए। यही रेजिस्टेंस है। 25,150 अगर क्रॉस हुआ तो आप डबल टॉप को नेगेट करेंगे, फिर बाकी का काम आपके जो एफआईएस के शॉर्ट हैं, जो अब काफ़ी मात्रा में अभी भी, वो कर देंगे बाकी का काम। अगर 25,150 के ऊपर आप निकल गए तो ठीक है। अभी के लिए मार्केट ने टेक्निकली, आज भी मार्केट ने आपको दोनों तरफ की ट्रेड दी है। सुबह बाय ट्रेड भी दी, उसके बाद एक सेल ट्रेड भी दी मार्केट ने। हाँ ये मतलब ऑब्वियसली हाइंडसाइट के साथ कहना आसान है कि 2 ट्रेड दी, वो जो जिसने पिक की होंगी उसके लिए ही रही वो। लेकिन एक और चीज़ अच्छी हुई है कि निफ्टी का बेस अब जो है वो, जो अब तक 24,450 था, अब वो ऊपर आया, अब वो करीब 24,650 पर आ गया। ये अच्छी चीज़ है एक निफ्टी के लिए। आई थिंक द मेक और ब्रेक फैक्टर इज़ बैंक निफ्टी। क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, 2 दिन से आउट परफॉर्मेंस थी, डे हाई पर हम बंद हो रहे थे। आज बैंक निफ्टी में जिस तरीके से, बैंक निफ्टी दिखा दीजिए अब, जिस तरीके से इंट्राडे, जिस तरीके से हायर लेवल से हम स्लिप हुए, वो थोड़ा सा दिक्कत वाला था। लेकिन बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की अप्रोच है। शॉर्ट कवरिंग के लिए 56,000 क्रॉस करना जरूरी है। देखिए 55,875 तक गए हम, 56,000 पर हम 4-5 बार जाकर अटके हैं। 56,000 बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करना जरूरी है। आई थिंक 54,500 से 55,000 के कोई आपको गिरावट मिले
वो मेरे ख्याल से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी बैंक निफ्टी में। वीरू, इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या इंटरेस्टिंग? बिल्कुल अनुज, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे वहाँ पे अनुज अच्छे मूव आ रहे हैं हम, जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ड्यू थी, जहाँ पे ओआई शेड हो रहे हैं, प्लस स्टॉक्स जो हैं वो अपने कुछ बड़े एवरेजेस को रीगेन कर रहे हैं। मैं स्क्रीन पर रखता हूँ अनुज, हमारी काफ़ी बार बात भी हुई है, एंड दैट्स बजाज ऑटो। शुरुआत यहीं से करेंगे। सुबह हीरो मोटोकॉर्प बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था। बजाज ऑटो अब 5 फरवरी के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर में। अभी सिर्फ 1 लाख शेयर कम हुए अनुज, 29 लाख स्टिल आउटस्टैंडिंग है। और इसमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है दोबारा कि जब हम मई में आए थे, जब मई की सीरीज़ का कमेंसमेंट हुआ था, तो ये अपने साथ सब्सटेंशियल शॉर्ट लेके आया था, क्योंकि उसके बाद इसने लो लगाया था 7586 का। आज 9000 के भाव पे खड़ा है, तो शॉर्ट होल्डर्स डेफिनेटली अपने एग्जिट ढूंढ रहे हैं और वो एक थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है। अबव ऑल मूविंग एवरेजेस 3-4 महीने के हाइज पर और एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट, तो बजाज ऑटो की प्लेसमेंट सबसे स्ट्रॉन्ग। दूसरा है एस्ट्रल, काफ़ी बार बात हुई है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अब ये लगभग आप समझ लीजिएगा 5 फरवरी के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे है। अब ये 2 क्लोज दे चुका है। इनफैक्ट इस प्राइस को अगर एक क्लोज मान के चलूँ अबव 100 डे, जो कि हो रहा है पोस्ट 12 अगस्त 2024 पहली बार। अगेन यहाँ पर भी सब्सटेंशियल शॉर्ट अभी खड़े हैं, वो एग्जिट ढूंढ रहे हैं। और तीसरा स्टॉक में रखना चाहूँगा, दैट्स प्लीज स्क्रीन पे लेके आइए एक बार, रियल स्टेट स्पेस से मैक्रोटेक डेवलपर्स। यहाँ पर जून 2024 से लेकर चली आ रही अब तक की पूरी चैनल, सुबह रियल स्टेट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, वो परसिस्ट करती है 1450 और 1455। अगर ये रेंज निकलेगी तो यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग जो है वो अच्छा थ्रस्ट जनरेट कर सकती है। तो ये 3 स्टॉक्स में यहाँ पे रखूँगा। अच्छा अनुज, मैं अपने प्रश्न पे आऊँ उससे पहले जरा एक बार डाउ फ्यूचर्स देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे जरा प्लीज़ दिखाइएगा डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं। शुक्रवार के यूएस के स्लाइट कोलैप्स के बाद, लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न के बाद, ये देखिए डाउ जोन्स फ्यूचर्स लगभग 483 अंकों पर, 60 अंकों पर, S&P 500 72 अंकों पर, नेस्डेक लगभग 292 अंकों पर। अनुज, हम 25,000 को दस्तक दे रहे हैं, कोलैप्स भी नहीं कर रहे हैं। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप का फिर से एक बार जो उन्होंने जो इस बार एक गुलाटी मारी है, क्या ना मैं गुलाटी मारी है, मैंने कहूँगा पलटी। हाँ, मैं उसका क्या बेनिफिट मिलेगा क्या? हाँ पलटी गुलाटी जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन देखिए ग्लोबली अब हमारी दिक्कत ग्लोब की तो है ही नहीं। ग्लोबल क्यूज तो मोर और लेस सॉर्ट आउट हो चुके हैं वीरू। आई थिंक हमारी मार्केट, अच्छा एक और चीज़, हमारी मार्केट में भले ही जितना मर्जी लोग कहें, लेकिन फैक्ट ये है कि बड़ा पैसा जो है ना वो बाय ऑन डिप्स पे ही बनता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी कि जो हम 26,100 तक गए थे, वहाँ से एक बार के लिए 21,900 पर आए, तो ऑब्वियसली लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस हिला होगा, लेकिन इवेंचुअली 26,200 पे निकलेगा, जल्दी निकलेगा और हम नए हाइस भी लगाएंगे। तो आई थिंक फैक्ट ये है कि हम जिस तरीके की मार्केट में है ना, अब देखिए आज जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेंस ग्लोबल क्यूज़ की बात की है, आज हम जापान को क्रॉस करके नंबर 4 पर आ गए, है ना, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज में। कुछ समय बाद हम जर्मनी को क्रॉस कर लेंगे। अब मैं हमेशा लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ, जो आपके पीछे रह गया ना उसको मत देखिए, जो आपसे आगे है उसको देखिए। तो क्योंकि जो आपके पीछे रह गया उसका तो काम ही यही है कि आपको पुल डाउन करने का। जो आपसे आगे है उसको देखिए बस। तो आपसे आगे क्या है, उसके बाद जो बड़े देश हैं हमको उनको देखना है, और वहाँ तक अगर हम जाएंगे क्या। तो अगर आप उस तरीके का व्यू रखेंगे ना, आप हमेशा इंडिया पर, ये बात मैं पता क्यों कह रहा हूँ, ये बात मुझे एग्जैक्टली सेम बात बोली थी राकेश झुनझुनवाला जी ने। जब एक बार मैं उस समय पे जब थोड़ा सा बेरिश व्यू रखता था, तब उन्होंने मुझे एक बार बुला के भी बात कही थी कि देखो तुम इंडिया पे कभी बेरिश व्यू मत रखा करो, क्योंकि कोई उसका फ़ायदा नहीं है। वैसे भी यहाँ रहना है आपको, तो आप तो चाहेंगे कि ये स्ट्रांग हो देश, तो उस हिसाब से आपको वही व्यू रखना है। और अगर आपका वैसा व्यू है तो आपको ये सब ठीक है, हम बात करते हैं ये सब वीरू, बीच बीच में 24,800 हो जाएगा, 25,300 हो जाएगा, कभी हम 27,272 की बात करते हैं, मैं मानता हूँ ये सब चीज़ें हम करते हैं बात। लेकिन अगर आपको वेल्थ बनानी है और लॉन्ग टर्म का व्यू रखना है, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, जहाँ मार्केट आपको बेरिश फेस दे वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स डबल कर ले या और ज़्यादा इन्वेस्ट करें। मैं यही करता हूँ पर्सनली। मैंने आपको बोला था कोविड टाइम में मैंने सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, ये जो पिछली बार की जो बेयर मार्केट आई थी वो उसमें मैंने अपनी सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट की थी। तो ये हमेशा ये फेजेस जो होते हैं वो आपको आउट परफॉर्म कराएंगे। हाँ, नियर टर्म में क्या होता है, जैसा मैंने बोला बीच बीच में डाउ फ्यूचर इधर उधर ये सब मार्केट में मूव आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा बड़ी चीज़ है
फोकस करना बड़ी थीम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का कार्यक्रम को क्रम समझते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक की बात करते हैं। श्रेया बताइए। जी कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सवाल आज की जो बड़ी खबर जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर आई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फौरी राहत भूषण स्टील लिक्विडेशन मामले में, इस खबर के बाद अब स्टॉक पे रिएक्शन तो देखा, मतलब मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली लिया है इसको। आपका टेक जानना चाहूंगे जेएसडब्ल्यू स्टील पर इस खबर के बाद। देखिए श्रेया, ऑब्वियसली खबर पॉजिटिव थी। आप थी उस समय स्टूडियो में और न्यूज़ आई, आपने उसको बिल्कुल सही तरीके से उसको डिस्कस किया और हमने बात भी की इसकी। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो केस है ना, ये सिर्फ जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जेएसडब्ल्यू स्टील तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको तो ये केस जीतना ही है। ये देश के लिए इम्पॉर्टेंट केस है क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना है और अगर आपको इस पूरी की पूरी प्रोसेस में, एनसीएलटी वाली प्रोसेस में, अगर इस तरीके के उसमें अगर आप चाहते हैं कि कंपनियां आएँ और आपकी जो कंपनियां फंसी हुई हैं उनको अगर इस तरीके से निकालें, बड़ी कंपनियां, भूषण स्टील बहुत बड़ी कंपनी थी, जो दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं। आई थिंक वीरू के घर के तो काफ़ी पास उनका वो भी था, बड़ी फैक्ट्री भी थी, वो बड़ा नाम था वो। अनफॉर्चुनेटली किसी डेट उसमें फंस गए वो, लेकिन अब अगर आप उसको कंप्लीटली एकदम, लिक्विडेशन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। ये एनसीएलटी बनाया गया था, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म माना गया था इसको, और उसमें कंपनियों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है। अब अगर एकदम से इस तरीके से डिसीजन आ जाए कि नहीं अब वो गलत था, अब हम इसको लिक्विडेट कर देंगे, उससे कॉन्फिडेंस ख़राब होता है। तो उस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये देश के लिए भी और कंपनी के लिए तो खैर इंपॉर्टेंट है ही। चलिए अब आज का कार्यक्रम समझते हैं, ट्रेंडिंग स्टॉक्स बता दीजिए। बिल्कुल, जिस तरीके से बाजार में तेजी है, शुरुआत तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ की जाएगी अभी आपके स्क्रीन पर, जहां पे जोरदार एक्शन देखने को मिला। जेएसडब्ल्यू स्टील अगेन खबर के बाद जो डिस्कस कर रहे थे हम, 2.5% उठ गया। वर्टिकल राइज बजाज ऑटो, आज ऑटो पैक में आप देखेंगे तो अच्छी खरीदारी, 2.5% तेजी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.5% और हिंडाल्को भी लगभग 0.25% चढ़कर कर रहा है कारोबार। कुछ और स्टॉक्स देखिए, हुडको लगातार सुबह से आज तेज है, वायदा का टॉप गेनर 5% तेज। सोलार इंडस्ट्रीज तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, आज भी तेज 3.5%। वोडाफोन आइडिया में खरीदारी होती हुई दिखी आज 3.5% से ज्यादा। और डिविस लैब हीरो ऑफ द डे आज का यहाँ पे लगभग 3.5% की तेजी देखने को मिलेगी। मंदी के ट्रेंडिंग शेयर कहाँ पे थोड़ा डेंट पड़ा, इटर्नल पड़ा है यहाँ पे 5% का डेंट। सनफार्मा टूटा लगभग 0.5% से ज्यादा। अल्ट्राटेक सीमेंट भी 0.5% और ग्रासिम इन ग्रीन आता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल कुछ और स्टॉक्स देते हैं। बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज आज का ये एक्सीडेंट ऑफ द डे, और कार्यक्रम में आगे भी समझेंगे कि क्यों इस पर इतनी बिकवाली देखने को मिली। 6% डाउन। डालमिया भारत 4.25% से ज्यादा। ग्लेनमार्क फार्मा भी टूट कर रहा है कारोबार लगभग 3%। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और फ्लो समझाती हूँ मैं। फंडामेंटल राय देखने हमारे साथ SMIFS के शरद अवस्थी जी जुड़ेंगे। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालविया, सोनी पटनायक और अमित सेठ जी से। 2:15 पर जेएसडब्ल्यू स्टील की को मिली राहत पर डिटेल लेकर आएंगे असीम मनचंदा। 2:20 पर कंचन नौटियाल बताएंगे आपको मॉनसून पहले आने से किन सेक्टर में तेजी और कहां है गिरावट। 2:30 बजे यतीन मोहता बताएंगे आपको डिविस लैब्स में तेजी क्यों है, साथ ही वमाक्ष बताएंगे आपको बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज में तगड़ी गिरावट क्यों। 2:35 पर कंचन नौटियाल बताएंगे इटर्नल में भी आज गिरावट आखिर क्यों आई है। 2:45 पर LIC, इन्फोसिस और NMDC की क्वार्टर 4 नतीजों का अनुमान लेकर आएंगी कंचन नौटियाल। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे पाइपर सेरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जी। 3:05 पर यतीन मोहता से समझेंगे डीलिंग रूम पर किन शेयरों पर फोकस है। और 3:10 पर अनुज जी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए फिर शो में आगे बढ़ते हैं। वापस हम 25,000 को रिक्लेम करते हुए 25,001 पर इस समय आपको निफ्टी दिखाई देगा। जरा लेकर आइए एक बार निफ्टी को। और बैंक निफ्टी में भी अब लोअर लेवल से थोड़ी अच्छी खासी रिकवरी आ रही है 55,535 पर। चलिए पैनल के पास चलते हैं। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए इस समय का आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है हुडको, इसमें तेजी है, मोमेंटम, वही तो पसंद है। ट्रेड करा 239, मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 235 का, ज्यादा नहीं। नियर टर्म टारगेट 248। हुडको अब भी जा सकता है या स्पिल ओवर ट्रेड भी बन सकता है। यस हुडको। ओके, स्पिल ओवर ट्रेड भी बन सकता है। 4.88% अभी ऑलरेडी अप है। काउंटर लगभग 239.40। इसकी तेजी का मुख्य विषय याद रखिएगा, शॉर्ट कवरिंग है, डे हाई पे ट्रेड करता है। बाय कॉल प्रकाश सर की। सोनी जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पे बाय कॉल रिकमेंडेशन है पेटीएम पे। फ्यूचर्स पे खरीदार कर सकते हैं मे सीरीज पे। स्टॉप लॉस रहेगा 855। पहला टारगेट है 900, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 915 लेवल्स भी नजर आ सकते हैं।
ऑल्टरनेटिवली अगर कोई चाहे तो 880 कॉल ऑप्शन मे सीरीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 8 रुपए, टारगेट है 20 से 24 रुपए का। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है आज, और यहाँ पे अपने 10-20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हर्डल के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग सस्टेन कर रहा है। पोजीशन हमें लगता है टुवर्ड्स 900 प्लस लेवल्स यहाँ पे टेस्ट हो सकते हैं। ओके, सोनू जी की कॉल पेटीएम फ्यूचर्स में खरीदारी कराई, डे हाई पे कर रहा है कारोबार फिलहाल। राजेश सातपुते जी हमारे साथ मौजूद है। गुड आफ्टरनून राजेश जी, बताइए आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मेरी नजर है गोदरेज प्रॉपर्टीज के चार्ट के ऊपर। एक बेहतरीन चार्ट है, मोमेंटम अच्छा है और ऐसे सबड्यूड मार्केट में ये मोमेंटम चेस करना ठीक रहेगा। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज बाय करे। स्टॉप लॉस होगा 2220 का, और जो टारगेट है वो है 2300 से लेके 2320 का। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज इज अ बाय। गोदरेज प्रॉपर्टीज इज बाय। अमित जी गुड आफ्टरनून, आप क्या ट्रेड लेकर आए आज? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी आज की ट्रेड रहेगी कोफोर्ज का। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हमने रिसेंटली अच्छा खासा मोमेंटम देखा था, उसके बाद एक पुल बैक आया जिसने अपने सपोर्ट्स और ट्रेंड डेमा को होल्ड किया। सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है इंक्लूडिंग 200 डेमा, और एक अच्छा खासा पुल बैक यहाँ जनरेट हो रहा है। 8461 का प्राइस है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 8365 का, और टारगेट्स रहेंगे 8600 के। कोफोच 8461 पे बाय कॉल। लग रहा है अमित जी के कैमरे पे थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है ना, हल्का सा धुंधला आउटपुट आ रहा है। बारिश मुंबई में हो रही है लेकिन धुंधला आउटपुट आपका है। कोई बात नहीं, चलते हैं यहाँ मानस पे जी के बारिश हो रही पास। हाँ, अच्छा हो रही है। जी जी। अरे वाह, मानस जी गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड आज का? तो देखिए, आईटीसी पे खरीदारी करनी है वीरेंद्र जी, क्योंकि आईटीसी में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। 440 पे काफी समय से स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन आज 440 का लेवल ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 437 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 452 के टारगेट सेट करेंगे। 452 रुपए के ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं, जून मंथ का ऑप्शन लेंगे आप। 440 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 8 रुपए 70 पैसे पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 6 रुपीज 30 पैसे, 6 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 15 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, आईटीसी माइनस जी की पिक सभी बाय ट्रेड अभी तक आती हुई। गाबा जी ने हुडको पिक किया, यहाँ पे खरीदारी कराई। सोनू जी कह रही हैं आप पेटीएम फ्यूचर्स में खरीदारी कीजिए। राजेश जी को पसंद है गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पे खरीदारी कराई उनकी तरफ से। अमित जी कह रहे हैं कोफोर्ज लेने लायक है फिलहाल। तो ये सारे टेक्निकल कॉल्स हुए पूरे। हमारे साथ मौजूद हैं शरद अवस्थी जी। शरद जी वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बाजार में हरियाली क्या लग रहा है, कौन से स्टॉक्स पर लगेगा बेट? हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हमें लगता है LIC इन लेवल से काफी डिसेंट बेट है। जनरली भी इंश्योरेंस में पेनिट्रेशन लेवल्स कम है, सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, कंपोजिट इंश्योरेंस वगैरह आने की एक गुंजाइश है जिसका फायदा इनको मिलना चाहिए। ऑलरेडी एक कंपनी हेल्थ केयर इंश्योरेंस में एक्वायर करने की बात कर रहे हैं, तो हमें लगता है आने वाले समय में जो एग्जिस्टिंग एजेंसी ग्रोथ है उसको जैसे जैसे ये ड्राइव करते हैं वहां से काफी इंप्रूवमेंट हो सकता है। नॉन पार जो फोकस है वहां से भी इंप्रूवमेंट आना चाहिए नंबर्स में लगातार। तो अगले 2-3 साल ग्रोथ रेट्स वगैरह लोग बहुत अच्छे रहेंगे, और अभी तो पेनिट्रेशन लेवल्स भी काफी लो हैं, और एम्बेडेड वैल्यू पे सबसे सस्ती कंपनी है कंपेयर टू प्राइवेट कंपनीज। ग्रोथ रेट में भी थोड़ा सा उनसे कम होगा, बट साइज का एडवांटेज है LIC के पास। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC, तो मुझे लगता है कि LIC को लगभग 1.4-1.5 के प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू पे ट्रेड होना चाहिए। तो 1400 से 1500 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से LIC। ओके, LIC फिलहाल पसंद आ रहा है आपको। 870 पे कर रहा कारोबार, यहाँ पे भी अच्छी तेजी 2.25% के करीब। शरद जी के पिक LIC। अनुज जी, लीला होटल्स का IPO आज खुला है, कैसा रिस्पांस देख रहे हैं आप? क्या लग रहा है, आपकी एनालिसिस क्या कह रही है, इन्वेस्टर्स को इस पर बेट लगाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए श्रेया, सबसे पहली बात तो मेरा ये मानना है कि कोई भी IPO आए उसमें सबसे पहले तो आप ये देखें कि कोई प्राइवेट इक्विटी तो नहीं एग्जिट कर रहा है उसमें। अगर प्राइवेट इक्विटी उसमें एग्जिट कर रहा है, मोर ऑफन देन नॉट उसमें आपका पैसा नहीं बनेगा। मोर ऑफन देन नॉट, कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर आपका पैसा बन जाता है, बट ज़्यादातर में नहीं बनेगा आपका पैसा। इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ उस IPO को लेकर। मैं इसके रीज़न बताता हूँ आपको। किसी भी IPO को आप किससे कंपेयर करेंगे? ऑलरेडी अगर कोई लिस्टेड प्लेयर मार्केट में है तो, एंड इन दिस केस आपके पास एक बहुत शानदार लिस्टेड प्लेयर है, एक बरसों पुरानी लिस्टेड कंपनी जो एक समय पे इंडेक्स का भी हिस्सा थी। हम बात कर रहे हैं इंडियन होटल्स की। तो इस समय मार्केट में आपके पास एक इंडियन होटल्स जैसी
आइकॉनिक कंपनी है, ताज ब्रांड, मतलब भारतीय हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ताज से बड़ा ब्रांड तो नहीं हो सकता। ताज सबसे बड़ा ब्रांड है, हम सब जानते हैं इसको, ठीक है। और हर पैमाने पर ये जो आईपीओ आ रहा है ये इंडियन होटल्स के मुकाबले इन्फीरियर है, हर पैमाने पर। कोई एक पैमाना नहीं जिस पे ये उससे बेटर हो, ठीक है। चाहे वो ऑक्यूपेंसी हो, आई थिंक इनकी 66% समथिंग है, ताज की 73% है। आई थिंक इनकी खुद की 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, बाकी ऑपरेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, वो 5 में फिर भी ठीक ठाक है। एवरेज रेवेन्यू पर रूम देख लीजिए आप, उसमें ताज इनके मुकाबले कहीं ऊपर है, ऑक्यूपेंसी कहीं बेटर है। ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, 2 साल से लॉस कर रही है। FY25 में जो प्रॉफिट आया है वो भी अदर इनकम की वजह से आया है। अगर उस अदर इनकम को हटा दें तो फिर लॉस है वहाँ पर। दूसरी तरफ आपके पास एक इंडियन होटल्स जैसी कंपनी है जो लगातार 4 क्वार्टर में एक के बाद एक शानदार नंबर्स आपको डिलीवर करके दे रही है। आईपीओ में चलो फिर भी मैं समझता हूँ एक बार कि ठीक है, आप ग्रोथ को पैसा देते हैं कि अगर ग्रोथ हो रही है अच्छी तो हम पैसा देंगे, फिर भी कोई वैल्यूएशन नाम की भी चिड़िया होती है ना। वैल्यूएशन क्या है आप देखिए, वैल्यूएशन जो होटल कंपनीज को हम करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं। एक तो होती है एंटरप्राइज वैल्यू पर की, और एक होता है EV to EBITDA। अब इस केस में क्योंकि आपने आईपीओ प्रोसीड्स का यूज़ डेट रिपेमेंट में भी कर रहे हैं, थोड़ा सा इनको फ़ायदा होगा, लेकिन आप 4.1 करोड़ रुपीज़ पर रूम के हिसाब से ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं। इंडियन होटल्स 4 करोड़ पर की पर अवेलेबल है। ये आईपीओ जिस प्राइस पर आ रहा है उसके आधे पे आया होता, आधे पे, तो मैं कहता कि बहुत अच्छा है। तब मैं कहता ठीक है, आधे पे आया होता तो। अच्छा, बहुत लोग कहेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। जब आपको कॉन्फिडेंस ना हो ना किसी लिस्टिंग में, तो आप क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है मुझे तो फिर मैं लिस्ट हो जाने दूंगा, उसके बाद लगाऊंगा। मुझे क्या ज़बरदस्ती है अपना पैसा आईपीओ में फंसाने की। तो लिस्ट हो जाने दीजिए, और अगर रीजनेबल वैल्यूएशन पर आ जाए, 30-40% करेक्शन आ जाए तो लगा लीजिए पैसा। इस भाव पे पैसा लगाने का कोई लॉजिक नहीं है, और मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है। ये मेरा व्यू होगा इसके ऊपर। लीला होटल फिलहाल अभी इट्स अ नो एनालिसिस ये कहती है, लेकिन क्योंकि होटल स्पेस की बात कर रहे हैं शरद जी, इंडियन होटल्स से हम कंपेयर कर रहे थे, ये कैसे प्लेस्ड है इंडियन होटल्स? बड़ा नाम होटल स्पेस में, स्टॉक ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, रिटर्न्स अच्छे कमा के दिए हैं, आगे भी मुनाफा यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है? इंडियन होटल्स में देखिए अभी तक तो ग्रोथ रेट्स वगैरह जो एक्सपेक्टेड हैं अक्रॉस होटल्स ही स्ट्रॉन्ग ही एक्सपेक्टेड है। मेन ट्रिगर ये रहेगा कि जो कैपेक्स वो कर रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है उसमें जो रैंप अप होता है उसका क्या असर होता है। तो जब आप 70-72% के आसपास की ऑक्यूपेंसी बोल रहे हैं तो उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं है, बट रूम रेट्स में अभी भी इनको गुंजाइश है लग्जरी प्रॉपर्टीज में कि काफ़ी इंप्रूवमेंट हो सकता है। इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज भी हैं और वो मोड बहुत बड़ी है उनके लिए जो प्रॉपर्टी वाली प्रेजेंस है। हालांकि वैल्यूएशन के लिहाज से हमें लगता है ये जो फ्रंटलाइन नेम्स हैं ये थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रेड कर रहे हैं। मैं छोटे वाले शायद पार्क होटल के आज रिजल्ट्स भी हैं, तो पार्क होटल एक बढ़िया बेट लगती है इन वैल्यूएशंस पे। इंडियन होटल्स वगैरह कितना 32 टाइम ईवी बेटा पे ट्रेड कर रहे हैं फॉरवर्ड पे भी, तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अभी भी। बट कंपैरेटिवली ताज होटल या आप लॉन्ग टर्म में एक नई स्ट्रैटेजी से ग्रो करने वाला कोई होटल देख रहे हैं तो मुझे लगता है सामी होटल एक काफी बढ़िया बेट हो सकती है। साइज उन्होंने ठीक ठाक ग्रो किया है और जो एक्विजिशन वाली स्ट्रैटेजी है वो मुझे कुछ मैक्स हेल्थ केयर की याद दिलाती है। तो मुझे लगता है जिस टाइप से उन्होंने एक्विजिशंस को ले लेके कन्वर्ट किया है ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकती है आने वाले समय में। पिछले कुछ समय में थोड़ा रन अप आया है कुछ न्यूज फ्लो की वजह से, बट मुझे लगता है सामी होटल और आपका ये पार्क होटल बढ़िया बेट्स हैं। रॉयल ऑर्चिड भी बढ़िया बेट हो सकती है, बट फ्रंटलाइन नेम्स में अब इन वैल्यूएशंस पे बहुत ज़्यादा वैल्यू खोजना मुश्किल है होटल। बिल्कुल। तो चलिए ये सामी होटल्स या फिर पार्क का या फिर रॉयल ऑर्किड पे भी आप नज़र डाल सकते हैं, सभी लिस्टेड प्लेयर्स हैं, बाकी थोड़े महंगे हैं स्टॉक्स। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। जी हाँ, करीब 1 घंटे पहले खबर ब्रेक हुई, JSW स्टील को भूषण स्टील के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। क्या है खबर, ये समझते हैं एक बार असीम से। असीम, गुड आफ्टरनून, बताइए। देखिए 2 मई को सुप्रीम कोर्ट ने JSW ने जो भूषण स्टील के लिए रेजोल्यूशन प्लान दिया था उसको खारिज कर दिया था। ये 19,500 करोड़ रुपए का रेजोल्यूशन प्लान था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें काफी सारी खामियां थी प्रोसेस के अंदर, तो जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है उसको इससे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था और भूषण स्टील के लिक्विडेशन करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए थे।
तो उस निर्देश को लेकर के जो भूषण स्टील के प्रमोटर हैं उन्होंने एलसीएनटी में एक याचिका दायर की थी। इस आदेश के खिलाफ जो जेएसडब्ल्यू स्टील है आज वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दलील रखी कि हमारी अभी रिव्यू याचिका पर सुनवाई नहीं हुई है। जब तक रिव्यू याचिका के ऊपर सुनवाई नहीं हुई थी तब तक हमको इसके ऊपर राहत मिलनी चाहिए। ये भी बता दूं कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई है, तो ऐसे में रिव्यू याचिका लिस्ट नहीं हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब तक रिव्यू याचिका के ऊपर फैसला नहीं जाता तब तक स्टेटस को मेंटेन बनाए करने के निर्देश दिए। तो 2 महीने बाद जब सुप्रीम कोर्ट गर्मी की छुट्टियों के बाद खुलेगा तो उसके बाद रिव्यू याचिका के ऊपर सुनवाई होगी। तब तक इस पूरे मामले के अंदर स्टेटस को मेंटेन रहेगा और जो भूषण स्टील है उसका लिक्विडेशन नहीं हो सकेगा। बिल्कुल। तो भूषण स्टील का लिक्विडेशन नहीं हो सकेगा। छुट्टियां खत्म होने के बाद रिव्यू पिटीशन पर काम होगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेगा। और जैसे मैं कह रहा था कि मैं होप करूंगा कि ये फैसला जो है वो जेएसडब्ल्यू स्टील के फेवर में आए। कंपनी के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं ये बात एक जैसा मैंने कहा कि देश के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो ऐसे जो फैसले हैं जो इतने बड़े आइकॉनिक हमारे रिफॉर्म्स हैं उनकी गाड़ी पटरी पे बनी रहे, उनको ना छेड़ा जाए। शरद जी, वैसे जेएसडब्ल्यू स्टील पर आपका क्या व्यू है? इस न्यूज को अगर दरकिनार करके देखें तो मुझे लगता है जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील, ये 2 कंपनीज में लॉन्ग टर्म कैपेक्स काफी तगड़ा है। अगले 2-3 साल भी ग्रोथ रेट्स वगैरह जेएसडब्ल्यू के भी काफी स्ट्रांग रहने चाहिए। और अगले 2-3 साल में कितना, अगले साल भी हम उम्मीद करें 45-50 रुपए के आसपास की अर्निंग्स आएगी। तो 20-21 के मल्टीपल पे तो मुझे लगता है स्टील में आपको अगर इन वैल्यूएशंस पे कुछ भी देखना है तो आपको थोड़ा होराइजन एक्सटेंड करना होगा। टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू में मे बी 3 से 4 साल में आपको पैसे बने, बट इन वैल्यूएशंस पे अगले साल 2 साल में पैसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जेएसडब्ल्यू स्टील, अच्छा क्या हुआ था कि पिछले हफ्ते सारे मेटल्स में स्ट्रेंथ थी, लेकिन इस इशू के चलते जेएसडब्ल्यू स्टील स्लाइटली बैकफुट पे था। अभी अगर मैं मेटल्स की स्कैनिंग करूँ तो यहाँ पे एपीएल अपोलो ट्यूब्स स्ट्रॉन्ग, हिंडाल्को स्ट्रॉन्ग, हिंदुस्तान कॉपर स्ट्रॉन्ग, हिंदुस्तान जिंक स्ट्रॉन्ग, जिंदल स्टेनलेस स्ट्रॉन्ग, जेएसपीएल को छोड़ते हैं, अभी डिस्कशन काफ़ी हो गया है। और बाकी अगर आप देखें नाल्को बैकफुट पे है। एनएमडीसी में बड़ा एक क्लियर कट ब्रेकआउट है। मानस, एनएमडीसी पे आपका टेक क्या है? ये लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ 72-90 मतलब, अच्छा एनएमडीसी को स्किप करिए, 2 मिनट छोड़िए, ये लिखा है आप सेल। जब मैं ओआई और रोल ओवर देख रहा था तो शायद मुझे बहुत इंप्रेस नहीं कर रहा था मैं, एक बार आप सेल लेके आइए। इसमें एक क्लासिकल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट सारे एवरेजेस के ऊपर, जो कंफर्ट है वीकली चार्ट्स पे देखिए आप कितना खूबसूरत है। 3 वीक सबसे स्ट्रॉन्ग गुजरे इस स्टॉक के लिए। कैसे रीड कर रहे हैं आप सेल को, और बेस्ट प्लेस्ड क्या मानते हैं कि आप इसको पूरे मेटल में? तो देखिए, अगर हम सेल इंडिविजुअली बात करें तो चार्ट्स तो काफी पॉजिटिव लगते हैं। हायर टॉप्स हायर बॉटम दिख रहे हैं। वीकली और मंथली चार्ट ज्यादा बेहतर लग रहे हैं। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो पोजिशनल ट्रेड होगा। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो करीब करीब 122 रुपए के नीचे होंगे, लेकिन ऊपर की तरफ 140 से 144 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर एक पोजिशनल ट्रेड लिया जाए तो आई थिंक ये जगह भी बढ़िया है। यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलिए 122 का। 122 का स्टॉप लॉस फिलहाल, और खरीदारी कर सकते हैं सेल में। ये स्ट्रैटेजी आप अपना एक व्यू हुआ मेटल स्पेस को लेकर, कुछ स्टॉक्स भी हमने डिस्कस किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और देश में मॉनसून ने वक्त से पहले दस्तक दे दी है और इसका जश्न आज बाजार ने भी मनाया। मॉनसून के जल्दी आने से कहाँ खुशी और कहाँ गम है, समझाने के लिए हमारे साथ कंचन नौटियाल मौजूद है। बताइए कंचन। जी डेफिनेटली, जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि कहीं पे हमें एक अच्छी खासी हरियाली देखने को मिल रही है और कहीं पे निराशा भी हाथ लगी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि खुशी कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहला अगर हम सेक्टर स्कैन करें तो ऑटो सेक्टर में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, और साथ ही साथ ऑटो के अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर में अच्छी खासी हरियाली देखने को मिली है। और ऑपोजिट साइड में अगर बात करें तो सीमेंट और एसी फ्रिज की जो सेगमेंट है वहां पे हमें एक पेन आता हुआ दिखाई दिया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ये हमें बूम देखने को मिला है ऑटो और फर्टिलाइजर सेक्टर में, उसके पीछे के जो की रीजन है वो क्या है। ऑटो सेक्टर की बात करी जाए तो देखिए, जब मॉनसून अर्ली आता है तो जो रूरल डिमांड है उसको एक अच्छा खासा बूस्ट मिलता है। रूरल डिमांड को बूस्ट मिलता है तो जो 2 व्हीलर का सेल है, ट्रैक्टर का सेल है, और जो साथ
ही साथ एंट्री लेवल की कार है वहां पे भी एक अच्छा खासा इजाफा आता है। अब कोई ट्रैक्टर खरीदेगा तो डेफिनेटली वो एग्रीकल्चर में यूज होगा, एग्रीकल्चर में यूज होगा तो जो वहां से फर्टिलाइजर सेक्टर है वहां पे एक अच्छी खासी हमें तेजी आती हुई दिखाई देती है। यही नहीं बल्कि जब मॉनसून जल्दी आता है तो उससे जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो भी हमें स्ट्रॉन्गर साइड पे जाता हुआ दिखाई देता है, उससे इन्वेंट्री जो है वो जल्दी क्लियर होती है और रिटेल सेल्स को एक अच्छा खासा बूम मिलता है। यही नहीं बल्कि जो ये इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन, उसको भी बैलेंस रखने में काफी हद तक मदद करता है और जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो भी हमें लोअर साइड में जाती हुई दिखाई देती है। और यही रीजन है कि यहां से हमें ऑटो में और साथ ही साथ फर्टिलाइजर सेक्टर में जो ये रैली देखने को मिल रही है कुछ इन रीजन की वजह से देखने को मिल रही है। बट अब बात करें हम ऑपोजिट यानी कि सीमेंट सेक्टर की और इसके बाद हम बात करें एसी फ्रिज की, तो वहां पे हमें एक दबाव देखने को मिलता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे ही मॉनसून जल्दी आता है जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है वहां पे एक बड़ा डेंट लगता है, वहां पे एक्टिविटीज में डेंट लगता है तो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में भी हमें एक अच्छा खासा डेंट आता हुआ दिखाई देता है। और इस टाइम पे जो सीमेंट की वॉल्यूम्स है वहां पे हमें लोअर डिस्पैचेस के चलते एक धीमापन देखने को मिलता है। कंपनीज क्या करती है, कुछ रीजन में अपने जो कॉस्ट है उसको कम करने की कोशिश करती है, वॉल्यूम कम होते हैं तो मार्जिन्स में भी एक हमें डेंट आता हुआ दिखाई देता है। ये की रीजन है कि सीमेंट सेक्टर में आज के हमें प्राइसिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यही नहीं बल्कि अब मॉनसून आ गया तो इसका मतलब गर्मी जो है वो कम हो गई है, गर्मी कम हो गई तो लोगों ने एसी चलाना बंद कर दिया, साथ में जो फ्रिज है वहां पे भी पानी रखना थोड़ा कम कर दिया तो इसकी सेल्स में भी एक डेंट पड़ता है। ये कुछ की रीजंस है जिसके चलते हमें इस टाइम पे जो सीमेंट और साथ में एसी फ्रिज का सेगमेंट है वहां पे पेन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, थोड़ा सा ठंडा मौसम हुआ तो ऑब्वियसली एसी थोड़ा कम यूज़ होगा। वैसे खैर मैं कंचन शुक्रिया, मैं तो वैसे फ्रिज में पानी वैसे भी नहीं रखता हूँ, मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करता हूँ ठंडा पानी पीना। कहते हैं कि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, मतलब फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पीना ही है तो मटके का पानी पीजिए, लेकिन फ्रिज का पानी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, ये बात कही जाती है। खैर एनीवे, ये कुछ स्टॉक्स इनमें आज हमने सुबह बात की थी हीरो मोटो की, जहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम था। टू व्हीलर स्पेस में अगर आपको चुनना हो इस समय सोनी जी, तो चारों टू व्हीलर स्टॉक्स में से कौन सा बेस्ट प्लेस्ड है आपके हिसाब से? ये अनुज जी, टू व्हीलर स्पेस में से काफी स्ट्रॉन्ग हमें करंट लेवल से भी लग रहा है यहाँ पे हीरो मोटर्स, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है और ऑफिशियली भी आज हमारा एक बाय रिकमेंडेशन है स्टॉक में। इनफैक्ट पोजिशनली टुवर्ड्स 4600 लेवल्स नजर आ रहे हैं। सो हीरो मोटर्स में वॉल्यूम भी काफी स्ट्रॉन्ग है, 200 डेमा के ऊपर बहुत अच्छे से सस्टेन कर रहा है। करंट लेवल से बाय कर सकते हैं, 4200 सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, 4200 का सपोर्ट लेकर हुए 4600 टारगेट्स के लिए करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए तो ये बात हो गई इस समय हीरो मोटो की। राजेश पाल भी जुड़े हमारे साथ शो में, उनसे भी ट्रेड लेंगे, लेकिन एक उससे पहले एक जरा सा हल्का सा मार्केट का रुख करते हैं 24,984 पर इस समय। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड पिक किया आपने? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो स्टॉक पसंद आ रहा है एस्ट्रल। यहाँ पे अगर देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में यहाँ पे बॉटमिंग आउट होने के साइन आते हुए दिखे हैं। स्टॉक में अब जो रिकवरी बनी, स्टॉक अब 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। वीकली चार्ट पे हम देखें तो थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, जो कि एक सस्टेन बाइंग के साइन है स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद। हमें लगता है एस्ट्रल को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 1540 1550 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 1470 के आसपास। बिल्कुल, तो एस्ट्रल यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं आप। अच्छा वीरू, वो थोड़ा मैं आपसे पूछना चाह रहा था, फिर आप फ्रिज का पानी पीते हैं या नॉर्मल? नहीं, मेरे घर सुराही मेरे ख्याल से 1 महीने पहले। हाँ, मतलब वही मटका सुराही हो गया। हाँ। वो स्टैंड पर रखी होती है, उसी से पीते हैं पानी। हाँ। अब ये अच्छा सुविधा हो गई है कि पहले आप सुराही को झुकाते थे, फिर पानी गिरता था, उसमें नल आता है। अब नल आता है ना, थोड़ी सोफिस्टिकेटेड सुराही हो गई है ना। तो सही बोल रहे हैं। मेरे पर मेरे घर में फ्रिज में पानी नहीं होता। उसका टेस्ट भी वीरेंद्र जी मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो जो वो मिट्टी को सोख के सौंधी सी खुशबू, हाँ उसका टेस्ट भी काफी ज्यादा लाजवाब। पर घड़ा रखने की भी एक नियम होते हैं। कई बार मैंने पहले जब हम अकेले रहते थे तो बर्फ डाल दी तो घड़ा खराब हो जाता है। नहीं, लेकिन घड़े को जितनी धूप में रखा जाए, जितने रोशनी में और जितने धूप में घड़ा होगा, पानी उतना ठंडा होगा। ये घड़े का नियम होता है। खैर, ये बात रही घड़े की और ठंडे पानी की और सुराही की। एक तो टेस्ट स्पॉट कर लेते हैं अनुज, यहाँ पर अच्छा मूव आ रहा है फार्मा के कुछ कैंडिडेट्स पे। लुक एट 51 पे सिंजिन को
20 डेमा के ऊपर आके अच्छा मूव जनरेट कर रहा है। राजेश पालवी जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊँगा और अभी अभी एक मोमेंटम स्टार्ट हुआ है इस स्टॉक में, 651-25 भाव लिख कर लेता हूँ, कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? और लोअर ट्रेजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ अगेन आई थिंक इशू है शॉर्ट कवरिंग। तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में जो सेलिंग प्रेशर था लोअर साइड पे एब्जॉर्ब होते हुए दिखा और अब स्टॉक में 20 डे मूविंग एवरेज को भी सस्टेन कर रहा है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। तो हमें लगता है यहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्ब होकर अभी स्टॉक एक पुलबैक का ट्रेड यहाँ पे बनाते हुए दिखेगा। अपसाइड में हमें लग रहा है 665 675 की तरफ ये स्टॉक बढ़ सकता है। तो यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है विद स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 644। ओके संजू, ये व्यू राजेश पालवे जी की तरफ से। और क्योंकि हम ये डिस्कस करें तो डिविस लैब की भी बात कर रहे थे, शानदार तेजी आज इस पर्टिकुलर काउंटर में आपको देखने को मिलेगी। लगभग 4% की तेजी के साथ ये कारोबार कर रहा है। लेकिन सवाल ये कि इसमें तेजी क्यों है, ये बताने के लिए यतिन जी जुड़े हुए हैं। बताइए डिविस लैब ने क्या कौन सी डील की जो एकदम रॉकेट हो गया ये स्टॉक आज? गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए दिवीज लैब की सबसे पहली बात करें तो नए ऑर्डर्स कंपनी को आ रहे हैं और इन्होंने ग्लोबल फार्मा कंपनी के साथ एक टर्म शीट साइन की है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो करार के बाद रेवेन्यू विजिबिलिटी दिवीज लैब के लिए बढ़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कुल केपेक्स है इस नए ऑर्डर के लिए वो 650 से 750 करोड़ रुपए की रेंज में होगा। और ऑब्वियसली क्योंकि नेचर लॉन्ग टर्म है तो जितना कंपनी टिपिकली केपेक्स करती है उससे 2 से 3 गुना रेवेन्यू में एडअप होकर होता है। तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर है कंपनी के लिए, क्योंकि ओवरऑल ये तीसरा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के हाथ लगा है पिछले 12 महीनों में। और कहीं ना कहीं अगर हम कस्टम सिंथेसिस बिजनेस की बात करें, एपीआई कारोबार की बात करें, जो फार्मा रॉ मटेरियल्स की बात करें, तो दिवीज पे भरोसा बढ़ रहा है ग्लोबल एमएनसीज का, जिसके कारण ये रिपीट ऑर्डर्स कंपनी को आ रहे हैं। केपेक्स भी बढ़िया है और 2 ब्रोकरेजेस यहाँ काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे हैं। और मॉर्गन स्टैनली की पर्टिकुलरली बात करें तो 7185 रुपये का टारगेट काउंटर पे इन्होंने दिया है। और कहीं ना कहीं ऑर्डर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1900-2000 करोड़ तक का एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। इसका मतलब ये जो जितना केपेक्स करेंगे उससे लगभग 3 गुना रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर पड़ सकता है। रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा, इसलिए डिविस लैब आज का हीरो ऑफ द डे। लेकिन जहां बात हो रही है तेजी वाले स्टॉक के, एक और स्टॉक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, आप देखिए डेंट पड़ा है तगड़ा, 6.5% डाउन। सवाल ये कि आखिर ये क्यों है आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे? बताने के लिए वमाक्षी जुड़ी हुई है। बताइए वमाक्षी, क्या कारण जो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आज भयंकर टूटा? चौथे तिमाही नतीजों के बाद बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। जो आय है कंपनी का वो सिर्फ 5% से बढ़ा है, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 3% से बढ़ा है। और जो रियलाइज गेन ऑन फॉरेक्स है यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ नजर आई है। 24 करोड़ पे था ये सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, वो बढ़कर अब 91 करोड़ पे आ चुका है। वॉल्यूम्स लार्जली फ्लैट रहे हैं, मगर जो रेवेन्यू में ग्रोथ नजर आई है वो लार्जली रियलाइजेशंस के चलते आई है, क्योंकि रियलाइजेशंस में करीब 5% की अपटिक हम देख रहे हैं। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कंपनी का काफ़ी कमज़ोर रहा है। ईबिटा मार्जिन में एक 115 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन नज़र आया है और नेट प्रॉफिट भी करीब 25% से गिरा है, क्योंकि यहाँ पर अनरियलाइज्ड फॉरेक्स लॉसेस जो है वो आए हैं 58 करोड़ के। मैनेजमेंट ने अपने कॉन में कोई गाइडेंस नहीं दी है, क्योंकि जो डिमांड हेडविंड्स है वो प्ले आउट हो रहे हैं उनके की ग्लोबल मार्केट्स में। मगर 5 ईयर रोड बैक जो कंपनी ने दिया है वो काफ़ी तगड़ा है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेवेन्यू दुगना हो सकता है, 23,000 करोड़ तक आ सकता है 2030 तक। इसके लिए वो करीब 3,500 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं अगले 3 साल में। और इन्वेस्टर का कहना है कि क्योंकि ये इतना एक्सेलरेटेड केपेक्स है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके फ्री कैश फ्लो पर दबाव आ सकता है। कंपनी ने इसके अलावा टीबीआर और पीसीआर सेगमेंट्स में भी फोरे का अनाउंसमेंट किया है। करीब 20% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 2030 में इन सेगमेंट से आ सकता है। मगर नोमिरा का कहना है कि ये जो सेगमेंट्स है वो काफ़ी कंपेटिटिव है और इसी के चलते आरओईज पर आगे चलते हुए दबाव नज़र आ सकता है। ओवरऑल ब्रोकरेज के क्या ओपिनियंस है इस पर हम नज़र डाल लेते हैं। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अंडरवेट की राय है। टारगेट प्राइस को उन्होंने घटाकर 2070 रुपीज़ पर शेयर कर दिया है। इन्वेस्टेक और नोमिरा ने दोनों ने ही अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। इन्वेस्टेक ने इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस भी घटाकर 1910 रुपीज़ पर शेयर कर दिया है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में आज काफ़ी प्रेशर है। ओके चलिए, तो ये इस समय 2 स्टॉक्स डिस्कस हुए, एक आज का हीरो ऑफ द डे डिवीज लैब और एक आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। हालांकि एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, पैसा आपका आज बालकृष्णा में सेल में नहीं बना होगा, पैसा आपका आज बाय में बना होगा। एक बार बालकृष्णा का इंटरडे चार्ट रखिए, खुला ही 10% नीचे, खुला सर्किट पे ये
वहाँ थोड़ा ना बेच सकते हैं आप। मतलब आप कल के प्राइस पे नहीं बेच सकते, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। आप बेचेंगे जहाँ खुलेगा वो, तो 10% नीचे खुला और उसके बाद आप देखिए जिस तरीके से रिकवरी आई, कल के प्राइस पे बहुत कम लोग भेज पाते हैं, वरना जो मार्केट का प्राइस होता है वहीं उसी पे आप खरीद या बेच सकते हैं और वहाँ से अच्छी रिकवरी है। और दूसरा आपका ऑब्वियसली डिवीज़ लैब्स। शरद जी, दोनों बालकृष्णा या डिवीज़ अगर आपने ट्रैक किया, क्या व्यू होगा? डीवीज मुझे लगता है सीडीएमओ पे हालांकि हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है, लेकिन डीवीज में वैल्यूएशन कंफर्ट खोज पाना इन लेवल्स पे थोड़ा मुश्किल है। कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि शायद बालकृष्ण में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि लगभग 3000 करोड़ के आसपास का डेट है, बट 1800 करोड़ के आसपास का कैश भी है। तो नेट डेट के लेवल पे आप 1500-1600 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो ये कैपेक्स के साथ भी बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए। और हिस्टोरिकल बहुत अच्छा रहा है उनका परफॉर्मेंस, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, और तो मुझे लगता है वो फायदा उनको मिलना चाहिए। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी 100 रुपए के आसपास की कमाई रिपोर्ट करेगी, तो अभी करीब 24-25 टाइम पे मिल रहा है। तो मुझे लगता है बालकृष्ण प्रोबेबली एक बेटर बेट है vis-a-vis डीवीज। डीवीज में ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, वो कैसे प्ले आउट करते हैं वो देखना पड़ेगा, बट ये वैल्यूएशन पे मुझे लगता है ज्यादातर पॉजिटिव फैक्टर्ड है। ओके, चार्टिकली कैसा लग रहा है डिवीज़ लैब्स, राजेश सतपुते जी? बढ़िया। अनुज जी देखिए, डिवीज लैब में एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है। कंसोलिडेशन था 6500 6600 का, और आज इस तरह से वॉल्यूम के साथ ये मोमेंटम आ रहा है, मुझे लगता है इवेंचुअली ये 7000 को हिट करेगा। तो यहाँ पे अगर किसी की पोजीशन है तो कंटिन्यू करे। इसका जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है अनुज जी, वो रहेगा करीबन 6650 का। सो काउंटर इज अ होल्ड और इट्स अ बाय, लेकिन कंटिन्यूएशन रहेगा। दिवीज लैब स्ट्रॉन्ग मूव सुबह से परसिस्ट करता हुआ अभी भी डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। मैं एक दो स्टॉक्स यहाँ पे और मेंशन करता हूँ, क्योंकि उसके बाद हम ऑलमोस्ट उछाल का जगह शुरू करेंगे। एक बार लेके आइए दैट सुप्रीम इंडस्ट्रीज 4020 सुबह ही अनुज और मैं बात कर रहे थे इस स्ट्रक्चर पे, भाव था करीब 3919 का। मैंने एक कॉल किससे डिस्कस की थी मेरे को नहीं मालूम, मेरे ख्याल से राजेश सतपुते जी से डिस्कस की थी। राजेश जी, फाइनली आई मीन 4100 का लग रहा है क्या प्राइस इसमें, क्योंकि 4100 पे ही इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अलाइंड है। या विनय जी देखिए, बहुत ही क्लीन चार्ट है, हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। इसका 100 डीएमआर सरपास होने के बाद ये 200 डीएमआर हिट करेगा, और इसका 200 डीएमआर अगर आप डेली चार्ट देखें फ्यूचर का, तो आपको दिखता है 4100 4125 ये ट्रेजेक्टरी हिट करेगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा, काउंटर बाय साइड का ट्रेड रहेगा। 4000 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग और तूल पकड़ेगी। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 3975 का। जी हाँ, 3075 का यहाँ पे टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा। मूव स्ट्रॉन्ग जनरेट करता हुआ अनुज, इस सेगमेंट में क्या गजब मूव दिया ना इसने, सुबह डिस्कस भी कर रहे थे हम इस स्टॉक को। 4020 है ना? बिल्कुल। आई थिंक आपको याद होगा फ्राइडे को भी बात कर रहे थे, ये इसमें कुछ ना कुछ वो जो पेंडिंग ब्लॉक डील्स हुई उसके बाद से एक वन वे मूव की शायद शुरुआत हुई है। बस ये है कि ये थोड़ा सा पोजिशनल लोगों के लिए बेटर है। इंटरडे में काफ़ी बीच बीच में झटके लगते रहते हैं पोजिशनली, लेकिन मुझे लग रहा है ये स्टॉक का वीरू काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। बिल्कुल, चलिए काम करते हैं वीरू, अब चार का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले चलेंगे हम सोनी जी के पास सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर राजेश पालवी जी तैयार हैं एफएनओ सुपरस्टार लेकर, मानस जायसवाल जी तैयार हैं चार्ट का चमत्कार के लिए, और शरद जी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। तो सोनी जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। अनुज जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ कंटेनर कॉर्पोरेशन की 750 कॉल ऑप्शन जून सीरीज की यहाँ पे खरीद सकते हैं। 22.50 रुपए 23 रुपए के करीब यहाँ पे चल रहा है, इसी लेवल पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 15 रुपए का, पहला टारगेट है 32, उसके ऊपर 40 का दूसरा टारगेट नजर आ सकता है। यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन चेन ब्रेकआउट आया है, 720 सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। पोजिशनली मुझे लगता है कि जून सीरीज में टुवर्ड 780 प्लस लेवल्स टेस्ट हो सकता है, इसलिए जून सीरीज की 750 कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, सोनी जी का ट्रेड रहा कॉनकॉर की 750 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन 2290 पर ट्रेड करते हुए। चलते हैं राजेश पालवी जी के पास और उनसे पिक करते हैं आज का एफएनओ सुपरस्टार। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेन जी, गोदरेज प्रॉपर्टी पे यहाँ पे फोकस है। ये स्टॉक में भी देखें तो कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन के साइन यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं, और आज जिस तरीके से लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला है डेटा में, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टी पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 2280 की तरफ हमें लगता है 2280 2290 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 2215 के आसपास। ओके, एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश जी को पसंद आ रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज। मानस जी आप बताइए आपका चार्ट का चमत्कार क्या होगा?
देखिए टू व्हीलर स्पेस से बजाज ऑटो पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंसल्टेशन के बाद स्टॉक ने फ्रेश ब्रेकआउट चार्ज पे दिया है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो बजाज ऑटो में खरीदारी करेंगे 8869 की स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 9150 9150 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो जून मंथ का 9000 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 330 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, इसमें खरीदारी करिए। 274 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 435 रुपए की टारगेट सेट कर लीजिए। ओके चलिए, बजाज ऑटो ही हो गई मानस जी की ट्रेड। शरद जी, आपका मिड कैप फंडा? जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा जेके टायर इंडस्ट्रीज। लगभग 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। जेके टायर की फ्लैगशिप कंपनी है। ट्रक बस रेडियल्स में पायनियर है ये कंपनी। रिसेंटली भी जो नए इनोवेशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, चाहे वो पंक्चर प्रूफ टायर्स हों या टोटली रिसाइक्लेबल टायर्स हों। कंपनी एक 450-500 करोड़ का कैपेक्स भी कर रही है, जो ये साल के अंत तक चालू हो जाएगा। तो हमारा ये मानना है कि वैल्यूएशन कंफर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आर&डी फोकस कंपनी का रहा है। इंटरनेशनली भी कंपनी ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन रीच को बढ़ाया है, डोमेस्टिक लेवल पे भी बढ़ाया है। तो ये सब का असर आपको आने वाले समय में दिखना चाहिए। और थोड़ा सा डेट का ओवरहैंग है, बट कंपनी ऑलरेडी बात कर रही है उसमें अपनी कॉस्ट्स को कम करने की, तो उसका फायदा भी आने वाले समय में दिखना चाहिए। तो हमारे अनुमान के हिसाब से अगले साल कंपनी लगभग 30 रुपए के आसपास की अर्निंग रिपोर्ट करेगी। 20 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 600 रुपए के टारगेट्स के हिसाब से जेके टायर। ओके जेके टायर्स आपकी बाय कॉल है। और ये चारों ट्रेड्स में आपको स्कीम फेंक देता हूँ जो हमने पिक किया। शुरुआत की थी हमने आज सोनी जी के ऑप्शन ट्रेड्स से। उन्होंने कॉनकॉर्ड की कॉल 750 की पिक की, 3240 का लक्ष्य, 15 का स्टॉप लॉस। फिर आया आज का एफएनओ सुपरस्टार राजेश पाली जी की सौजन्य से ट्रेड था गोदरेज प्रॉपर्टीज को पिक किया उन्होंने 2280 के लक्ष्य के लिए, 2290 का यहाँ पे लक्ष्य। और मानस जी का ट्रेड रहा बजाज ऑटो, डे हाई पर अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, 9150 का लक्ष्य यहाँ पे। और अभी जेके टायर्स की वकालत करी यहाँ पर शरद जी ने, उनका आज का मिड कैप फंडा। निफ्टी अभी 25,000 की जोन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हुआ। और एक दोस्त देखिए, अभी तो जलवा जनाब सिर्फ बजाज ऑटो का है, स्क्रीन पे काफ़ी अच्छा खासा मूव दे रहा है। एक बार मैं जरा देख रहा था एक दो स्टॉक्स को और जो अच्छा मूव जनरेट कर रहे हैं। लुक एट कैम्स। कैम्स में क्लियर स्विंग आ रहा है, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। ये मेरे ख्याल से 19 मई के स्विंग को काट रहा है, तभी मेरे सिस्टम ने जनरेट किया है यहाँ पे। अगर आप देखें इंट्राडे हाई, आपकी राय सोनी जी क्या होगी? कैम्स को कैसे रीड कर रही हैं मैम आप? जी वीरेंद्र जी, कैम्प्स यहाँ पे मुझे टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। थोड़ा सा ऑप्शन चेन में एक हर्डल नजर आ रहा है टुवर्ड्स 4020 लेवल, बट उसको अगर क्रॉस करता है देन शॉर्ट कवरिंग काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। पोजिशनली 4200 लेवल्स भी जा सकता है। बट टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो ब्रेकआउट दिया है आज, सो इस लेवल पे भी बाई कर सकते हैं। हल्की से अगर डिक्लाइन नजर आता है टुवर्ड्स 3950, ये रेंज पे मुझे लगता है इनिशिएट करना बेहतर रहेगा एक लॉन्ग स्ट्रैटेजी। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है 3850 की तरफ है। पोजिशनल स्टॉप लॉस वहीं पे रखिए 3850, और थोड़ा सा पोजिशनल प्ले रहेगा। एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो अबव 4020, सो टुवर्ड्स 4200 लेवल्स नजर आ सकते हैं। टुवर्ड्स 4200 भी जा सकता है ये स्टॉक। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉप निफ्टी लूज़र की। जी हाँ, इटर्नल की बात हो रही है यहाँ पर। स्टॉक लेकर आइए 4% नीचे इस समय। दरअसल फुटसी और MSCI रिव्यू में इटर्नल का वेटेज घटने की आशंका है, यही वजह है कि आज यहाँ पर दबाव है। पूरी जानकारी लेते हैं कंचन से। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि रिव्यू होने वाला है फुटसी का और MSCI का, और अनुमान ये जताया जा रहा है कि यहाँ पे ये जोमेटो के अंदर अक्का इटर्नल के अंदर अपनी वेटेज घटाए। ऑल टुगेदर अगर हम पैसिव फंड का आउटफ्लो देखें तो वो अनुमान है कि 7,000 करोड़ तक हमें जो पैसा है वो बाहर जाता हुआ दिखाई देगा। अगर इंडेक्स वाइज समझे तो फुटसी का जो रिव्यू है वो है 27 मई यानी कि कल। यहाँ पे हमें करीबन 3,200 करोड़ तक का आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। वहीं MSCI की बात करी जाए जिसका रिव्यू है 30 तारीख को, 30 मई को, वहां पे हमें करीब 4,000 करोड़ तक का आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। यही नहीं बल्कि अगर फॉरेन ओनरशिप की बात करी जाए तो वहां पे भी हमें एक स्लैश डाउन देखने को मिला है फ्रॉम 100% टू अप्रॉक्सीमेटली 49%। अब ऐसा होता है तो जो इनकी इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटीज होती है, कैपेसिटीज होती है, वहां पे भी हमें एक सीधा सीधा डेंट आता हुआ दिखाई देता है। और यही कुछ रीजन है जिसके चलते आज हमें इटर्नल में एक डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। ओके, इटर्नल में डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया। शरद जी, इस डिक्लाइन में बाय करना है या अवॉइड?
अब देखिए लगभग 7 टाइम ईवी टू सेल्स और आज वाली फॉल लगभग 6.5 टाइम ईवी टू सेल्स, तो मुझे लगता है अब बहुत ईवी टू सेल्स के मल्टीपल पे तो बहुत महंगा नहीं है। आइडियली 8-9 का ईवी टू सेल्स इनको मिल सकता है। ट्रेडिशनल अर्निंग्स के पैरामीटर पे तो बात करके अभी भी कोई फायदा नहीं है, अगले 2-3 साल की जो अर्निंग्स अभी तक जो प्रोजेक्शन है उसके हिसाब से। तो मुझे लगता है डिप्स पे ग्रेजुअली बाई करना एक सेंसिबल अप्रोच होगी। अगले 10-12% को आप एक स्टैगर्ड वे में बना लीजिए, यहाँ पे 25% डालिए और अगले 10-12% में हर 2-3% ड्रॉप पे और 25% करके एलोकेशन करिए। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में तो पैसा बनना ही चाहिए। शॉर्ट टर्म में जब तक ये आउटफ्लोज का थोड़ा सा ओवरहैंग रहता है, तो ये करेक्शन अगर आपको मिलती है तो उसको यूज करना चाहिए। आइडियल टारगेट्स 8 टाइम्स ईवी टू सेल्स अगर नेक्स्ट ईयर मिलते हैं तो यहाँ से मेरे हिसाब से कितना 20-25% जैसी एक अपसाइड आपको मिलनी चाहिए। ओके टर्नल बायोन डिप्स की रणनीति 20 से 25% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है टर्नल में। शरद जी को कुछ और स्पेस जहां पर आज तेजी देखने को मिली, पेपर स्टॉक्स में आज तेजी सुबह से ही आज देखने को मिलेगी। जेके पेपर, ओरिएंट पेपर, वेस्ट कोट पेपर जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी है। अमित जी आप बताइए जेके पेपर चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड, जिस तरीके से आज देखें इस तेजी करीब 2.5% के करीब चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो जेके पेपर पे राय और साथ ही इस पूरे पेपर स्पेस पे कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो। जी डेफिनेटली पेपर स्पेस में सब स्टॉक्स एक बेस बना के बाहर आ रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर हम जेके पेपर की बात करें तो यहाँ पे एक हाई लो स्ट्रक्चर इन प्लेस है, तो दैट इज पॉजिटिवली अ बुलिश। थोड़ा सा इसका रेजिस्टेंस लगभग 380 के आसपास आता है। यहाँ पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वीकली रेजिस्टेंस प्लेस्ड है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। किसी की अगर पोजीशन है तो 363 का स्टॉप रखे फॉर टारगेट्स ऑफ 380। बड़े टारगेट्स यहाँ पे तब इनफोल्ड होंगे जब स्टॉक 380 के ऊपर ट्रेड करेगा। ओके अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी इस स्टॉक पे, एक बार लेके आइए फिर आप जरा वो स्टॉक्स जहाँ पे थोड़ी बहुत शॉर्टिंग है उसमें आज शामिल है आरती इंडस्ट्रीज़। आरती इंडस्ट्रीज़ फाइनली सेटल होता हुआ 200 डेमा के नीचे और यहाँ पे थोड़ा पेन है। मैं आज के प्रेशर पॉइंट से बात कर रहा हूँ। आज ABFRL को देखिए ये सिंक हुआ, RBL बैंक मिड कैप बैंकिंग में सिंक हुआ, देन बिरला सॉफ्ट मिड कैप IT में सिंक हुआ। आज अंबुजा सीमेंट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री सीमेंट, नौकरी, बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो थोड़ा सा बैकफुट पे हैं। और सुबह जो बैंक निफ्टी में और बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में एग्रेशन था वो भी कम हुआ, लेकिन हमने और मतलब मैंने और अनुज ने सुबह सुबह एक स्टॉक और जिसकी बात की थी, एडिटर्स टेक में भी बात की थी, दैट वाज एस्कॉट्स कुबोटा। ये मोर और लेस टेंडेमा के ऊपर स्टेबल हो रहा है, मतलब ऐसा कोई कोलैप्स भी नहीं है। बट लुक एट BHL राइट नाउ, एक बार BHL स्क्रीन पे लेके आइएगा। 260.39 ये डे हाई पर है। इस पर अमित जी आपका राय क्या होगा? आई मीन ये यानी फ्रेंकली स्पीकिंग 21 अक्टूबर के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। और मैंने अभी भी 21 अक्टूबर का 18 अक्टूबर का जिक्र इसलिए किया अमित जी क्योंकि उसी दिन इसका 200 डेमा टूटा था। लगभग सितंबर 2022 के बाद पहली बार 200 डेमा टूटा था, उस अक्टूबर 2024 को। उस प्राइस को रीगेन कर लिया। इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट होगा इस प्राइस का और व्यू क्या आपका इस पर? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट पोजिशनली बहुत ही पॉजिटिव चार्ट है। वीकेंड स्टडी में भी हमारा ये आया था चार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वीकली चार्ट्स पे इसने एक वीकली रेजिस्टेंस टेकआउट कर लिया है। ओवरऑल हायर लो स्ट्रक्चर यहाँ पे इंटैक्ट है और एक बेस, एक राउंडिंग बेस, लंबा चौड़ा 6 महीने का राउंडिंग बेस बना के स्टॉक बाहर आ रहा है। तो जिस हिसाब से वीकली रेजिस्टेंस क्रॉस कर रहा है, अगर ट्रूली पोजिशनली बात करें तो यहाँ पे 280 से लेकर 300 तक के टारगेट्स पॉसिबल है अगले एक महीने में। स्टॉप लॉस इन दैट केस हम रखेंगे लगभग 245 रुपए का। ओके BHL पे फिलहाल ये स्ट्रैटेजी, अच्छी तेजी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। डे हाई के आसपास 2.5% तेज होकर कर रहा कारोबार। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और बाजार की नजर कल आने वाले नतीजों पर है। और कल वायदा में आप देखें तो LIC, इन्फोसिस और NMDC समेत 5 कंपनी के नतीजे आएंगे। कैसे रहेंगे नतीजे बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है कंचन नौटियाल। कंचन बताइए कैसे रह सकते हैं नतीजे, स्ट्रीट क्या अनुमान लगा के चल रहा है? जी सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं LIC के नंबर्स के साथ। LIC के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर यहाँ पे हमें थोड़े से पेनफुल आते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखिए कंपनी की जो नेट प्रीमियम इनकम है वहाँ पे भी हमें एक स्लाइड डिक्लाइन देखने को मिलेगा, करीब 3% का। न्यू बिजनेस APE जो है वो भी हमें करीब 17% तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर पैट की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें किंचअप देखने को मिल सकता है। उसके पीछे के भी कई रीजन है। इनफैक्ट जो कंपनी के VNB मार्जिन है वहाँ पे भी हमें एक स्लाइड अपटिक देखने को मिल सकता है। इस बार अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 20%
25% तक हमें जो कंपनी के VNB मार्जिन है वो आते हुए दिखाई देंगे। देखिए जो कंपनी का टोटल AP है वहाँ पे हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिलेगा, बिकॉज अक्टूबर से हमें इनके एजेंट्स में एक ऑल्टरेशन देखने को मिल रहा है, जिसके चलते AP में एक डेंट आता हुआ दिखाई देगा। नॉन पार का जो सेगमेंट है वो स्लाइटली हमें इंचअप होता हुआ दिखाई दे सकता है, बिकॉज हमने फर्स्ट हाफ में फिस्कल ईयर 25 के इनके नए प्रोडक्ट लॉन्चेस देखे हैं, जिसका बेनिफिट यहाँ पे आएगा। साथ में आपको इस टाइम पे फोकस रखना होगा कि कंपनी का ग्रोथ आउटलुक को लेकर किस तरीके की कमेंट्री आती है और हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में एक्विजिशन के ऊपर किस तरीके का अपडेट आता है। तो ये बात थी LIC के नंबर्स की। नंबर्स हमें वीकर साइड में ही देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और इस टाइम पे बात कर लेते हैं कि NMDC के नंबर्स कैसे देखने को मिलेंगे। नंबर्स यहाँ पे हमें मिक्स बैग देखने को मिल रहे हैं और पॉजिटिव साइड पे जाते हुए दिखाई दिए हैं। देखिए रेवेन्यू की बात करी जाए तो करीब 6% का इजाफा यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। पैट यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और ऑपरेशनल नंबर्स भी यहाँ पे अच्छे खासे हमें स्ट्रेच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे हम बात करें कंपनी के ओवरऑल प्रोडक्शन परफॉर्मेंस की, तो वो हमें थोड़ी सी म्यूटेड साइड में देखने को मिल सकती है और प्राइस इस टाइम पे काफी ज्यादा फ्लैटर साइड में देखने को मिल सकते हैं NMDC के। फोकस एरिया आपका क्या होगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। करंट कैपेसिटी को एक्सपेंशन को लेके किस तरीके का अपडेट आता है कंपनी की तरफ से, इसके ऊपर जो टाइमलाइन है उसके ऊपर कंपनी क्या कहती है। साथ ही साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री की आती है कर्नाटका रॉयल्टी बिल को लेके और प्रोडक्शन के ऊपर ओवरऑल अपडेट क्या आता है। तो ये की फोकस एरिया होगा NMDC के लिए, लेकिन नंबर्स ओवरऑल समझे तो पॉजिटिव साइड में है। आगे बढ़ते हैं और इस टाइम पे बात करते हैं इन्फो एज यानी कि नौकरी के नंबर्स कैसे देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके स्टैंड लोन नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। देखिए रेवेन्यू में करीब 16% का इजाफा देखने को मिल सकता है। पैट यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। एबिटा और साथ में जो मार्जिन है वो भी यहाँ पे हमें हायर साइड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात कर ली जाए या तो फिर आप YOY बेसिस की बात कर लो तो नंबर्स कुछ इसी तरीके के हैं। साथ में जो इनका रिक्रूटमेंट का सेक्टर है वहां पे एक अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बिकॉज जो इनका नॉन IT सेगमेंट है वहां पे एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, जिसका पूरा का पूरा बेनिफिट यहाँ पे हमें आता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे जो इनका IT सेक्टर है वो अच्छा खासा यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस आता हुआ दिखाई दे सकता है। 99 एकर्स की बात कर ली जाए, जीवन साथी की बात कर ली जाए तो यहाँ पे अनुमान ये जताया जा रहा है कि हमें एक ब्रेक इवन भी देखने को मिले। की फोकस एरिया आपका क्या होगा कि कंपनी का IT हायरिंग को लेके क्या आउटलुक है और साथ में इन्वेस्टी कंपनीज के ऊपर कंपनी का क्या अपडेट आता है। तो नंबर्स ओवरऑल पॉजिटिव है। चलिए नौकरी यानी कि इन्फो एज, इस पर फोकस रहेगा, इस पर बात करेंगे। गाबा सर कैसा लग रहा है चार्ट इन्फो एज का? काफ़ी मतलब कितने दिन हो गए ये स्टॉक हिला नहीं है यहाँ से। यस इन्फो एज नौकरी जो बोल रहे हैं राइट? नौकरी हाँ नौकरी बिल्कुल। नौकरी का जो एक निकाल दूंगा नौकरी NAUK, ये नौकरी का चार्ट चला नहीं, साइडवेज जोन में करीब 2 हफ्ते से। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा डिप पॉसिबल है 1450। अगर 1450 थोड़ा तो और गिरावट आ सकती है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर जगह नहीं है ट्रेड करने की, नीदर लॉन्ग नॉट शॉर्ट। इसको बाहर निकलना जरूरी है, ट्रेंड मिसिंग है, तो बेस्ट अवॉइड नौकरी। ट्रेंड मिसिंग है। चलिए अब बात करते हैं कुछ लॉन्ग टर्म की। बाजार में इस समय तेज़ी के अच्छे ट्रिगर हैं। भारत की इकोनॉमी जापान को पीछे छोड़ नंबर 4 पर आई है। इसके अलावा मॉनसून 17 दिन पहले, पहली बार जी हाँ 17 दिन पहले मॉनसून ने दस्तक दी है। इस समय बाजार में क्या करना है आपको? हमारे साथ जुड़े हैं पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल। अभय जी गुड आफ्टरनून। क्या ये कहना सही होगा कि वो जो हमने 5-6 महीने की पेनफुल बेयर मार्केट देखी थी वो अब पूरी तरीके से ख़त्म हुई, वापस अब हम एक सॉर्ट ऑफ बुल मार्केट का हिस्सा बने हैं, और क्या हम जल्दी नए ऑल टाइम हाइज भी लगाएंगे? आपका क्या व्यू होगा मार्केट पर? गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए जो टेक्निकल करेक्शन जिसकी आपने भी बात करी, अभी जो शार्प करेक्शन था जनवरी फरवरी का, थोड़ा मार्च में भी, मैं उसको टेक्निकल करेक्शन ज़्यादा मानूंगा रादर देन फंडामेंटल करेक्शन, क्योंकि काफी स्पीड से करेक्शन हुआ था, वीक हैंड्स एग्जिट हो गए मार्केट, और उसके बाद से मार्केट रिकवर भी कर चुका है और कंसोलिडेट कर रहा है। तो जिस तरह से फ्लोज मैं देख रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है इस लेवल पे, और जो अभी बातचीत हो रही है वो इस बारे में हो रही है कि अपॉर्चुनिटीज, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टर्स के लिए क्या है रादर देन बीइंग डिफेंसिव। तो मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स का जो और हमारा भी जो अभी मैंडेट है और मूड है वो यही है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढे रादर देन कैश एलोकेशन बढ़ाए। तो मार्केट इस एनवायरनमेंट में जैसे अर्निंग्स ग्रोथ सपोर्ट करेंगी, और अच्छी बात यह है कि पिछले
2 हफ्ते में जो अर्निंग्स आई हैं टुवर्ड्स एंड ऑफ द अर्निंग सीजन, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स की, वो काफी नतीजे उसमें बेटर देन एक्सपेक्टेड हैं और कमेंट्री भी पॉजिटिव। तो आई थिंक एनालिस्ट अपग्रेड्स भी हुए हैं उसके चलते हुए। तो ये एक अच्छा एक एनवायरनमेंट बन रहा है मार्केट में, फ्लोज पॉजिटिव हैं, अर्निंग्स इंप्रूव हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट्स के कम होने की उम्मीद है, ट्रेड बढ़ेगा। तो आई थिंक एक मार्केट में बहुत अच्छा सेटअप हो रहा है एक न्यू हाइस की तरफ बढ़ने का। अनुज, जैसा ऐसा ऐसी मेरा एनालिसिस है। चलिए, आपकी उम्मीद की शक्का सर। अभय जी, मार्केट हेडिंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, अगर आपका ये ओपिनियन एनालिसिस है। अच्छा, आज सबसे महत्वपूर्ण अच्छी और सकारात्मक बात यह है कि मॉनसून, अर्ली मॉनसून, उस पर रिएक्ट करता हुआ आपका ऑटो कुछ हद तक एफएमसीजी, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स इस रेंज के हाई पे खड़ा हुआ है। ये जो नया फ्लेवर जुड़ा है बाजार में आज, अर्ली मॉनसून, इसको आप कैसे ट्रीट करेंगे? आपकी जो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं या फिर आपके जो मध्यम अवधि की कॉल्स हैं, उसमें ये डेवलपमेंट कैसे फिट होता है? व्हाट एग्जैक्टली टू चेस आफ्टर दिस, आई थिंक, अर्ली मॉनसून? जी वीरेंद्र, अर्ली मॉनसून बहुत वेलकम है हमारी इकोनॉमी के लिए। काफी बड़ा सेगमेंट है कंजम्पशन इकोनॉमी का जो मॉनसून पे अभी भी डिपेंडेंट है। तो बहुत अच्छी बात है जिस तरह से अर्ली मॉनसून आया। और जब मैं 30 साल पहले मैंने जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था, तो हमारे एक बुजुर्ग ब्रोकर थे जो धोती कुर्ता पहन के आते थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, उनका ऑफिस था। और वो हमें कहते थे कि पूरे देश में बारिश हो जाए, पर जब तक मुंबई में ब्रोकर के सर पे पानी नहीं पड़ता, तब तक मॉनसून का इम्पैक्ट नहीं दिखता मार्केट को। तो आई थिंक जिस तरह से मुंबई में बारिश हुई आज, उसका पूरा पॉजिटिवनेस आया है मार्केट में। और इसको द गुड थिंग इज कि ये मॉनसून, स्ट्रॉन्ग मॉनसून को बेनिफिट करने के लिए इन्वेस्टर्स के लिए काफी थीम्स हैं। एक दो इमीडिएट थीम, जैसे आपने कहा, एक रूरल इकोनॉमी के लिए कि जो ऑटोज हैं कंजम्पशन पे बेस्ड हैं, पर उसके अलावा एग्रोकेमिकल है, उसकी डिमांड बढ़ेगी, यील्ड बढ़ेगी, फार्मर्स के पास अर्निंग्स बढ़ेंगी, उनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो मुझे लगता है एक जो अभी मार्केट इग्नोर कर रहा है, पर वो बहुत बड़ा सेगमेंट है, जो एक साइक्लिकल प्ले है अनुज और वीरेंद्र, और उसको प्ले करने के लिए थोड़ा एक हिम्मत चाहिए, वो है माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट का। क्योंकि वो माइक्रो फाइनेंस का जो भी लेंडिंग है फार्मर्स को, फार्मर फैमिलीज को, एंटरप्रेन्योर्स को, वो काफी उनके कैश फ्लोज पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर रूरल लेवल पे, सेमी रूरल लेवल पे कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग होंगे, तो पूरा जो माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो लेंडिंग, अनसिक्योर्ड लेंडिंग स्पेस में जो बैंक्स और एनबीएफसीज हैं, जो पिछले साल भर में काफी हमने करेक्शन देखा उनके स्टॉक्स में 70-80% का भी कुछ जगह, आई थिंक वहां पे एक साइक्लिकल बॉटम बनेगा। तो इस थीम को प्ले करने के लिए एग्रोकेम, लेंडिंग, कंजम्पशन, फार्म ऑटोमेशन, ये काफी थीम्स हैं जो इन्वेस्टर्स को अवेलेबल हैं उनके पास इनको प्ले करने की। ओके अभी जी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। ब्रोकर्स के सर पे पानी पड़ गया और दिख रहा है मार्केट में उसका असर। आपने कुछ थीम्स बताई मॉनसून की वजह से जहाँ पर एक रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन सवाल मेरा आरबीआई डिविडेंड को लेकर है। 2.62 लाख करोड़ का डिविडेंड का ऐलान, इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव है? और अगर आप इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो वो कौन से थीम्स और कौन सा स्पेस फर्क वहाँ पे पड़ता हुआ नजर आएगा? जी श्रेया, गुड आफ्टरनून। इसमें बहुत ही अगेन 3 दशक में जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन कभी नहीं देखी। और जिस तरह से सरकार के पास फ्लोज हैं फ्रॉम टैक्सेशन, फ्रॉम आरबीआई डिविडेंड, जो हमारा मैक्रो प्रेशर है सरकार के ऊपर बोरोइंग करने का, कि हमको डेवलपमेंटल स्पेंडिंग करनी है, उसके लिए बोरो करना है, बार बार मार्केट में जाके बॉन्ड्स इशू करने हैं, वो प्रेशर इस समय बिल्कुल भी नहीं है। और ना कोई प्रेशर है डाइवेस्टमेंट का, किसी भी प्राइस पे डाइवेस्ट करें। तो एक सरकार के पास इस समय बहुत ज्यादा एम्युनिशन है कि वो ग्रोथ के एजेंडा को पुश कर सके, इतनी कैपेबिलिटी है। दूसरी तरफ एक जो फाइनेंशियल मार्केट्स का हमेशा डर रहता है कि गवर्नमेंट सबसे बड़ी बोरोवर है मार्केट में, और गवर्नमेंट अगर बार बार आके मार्केट से बोरो करती है तो इंटरेस्ट रेट्स पे बहुत उस पर प्रेशर आता है। तो वो फियर नहीं है अभी कि गवर्नमेंट का बोरोइंग जो है वो फ्रंट लोडेड होगा और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स पे प्रेशर आएगा। तो इसमें आरबीआई को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरेस्ट रेट्स कम करें। और अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो ये इकोनॉमी के लिए एक, हम एक अभी भी कंजम्पशन लेड ग्रोथ इकोनॉमी में है, तो जो प्राइवेट कैपेक्स को ड्राइव करेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा,
जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए लोअर ईएमआई पे कंज्यूम कर पाना, लोन ले पाना, वो होगा। तो हर तरह से बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है और यही इस तरह की न्यूज़ ही है जो सपोर्ट करेंगी मार्केट के वैल्यूएशंस। ओके। मार्केट में आज एक चीज़ तो है, वैसे मोमेंटम अच्छा है निफ्टी में। अब आप देखिए 25,000 के आसपास ही हैं हम, और कोशिश कर रहे हैं उसके आसपास ही कंसोलिडेट करें। यहाँ पर काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ मूव्स आपको अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छे मूव्स आए। IRCTC लेकर आइए ज़रा एक बार, यहाँ पर अच्छा मूव आया। ये देखिए IRCTC ये आया डिहाई पर। अभय जी, एक थीम जिसने पिछले कुछ दिनों में शानदार मूव्स दिखाए हैं वो हैं आपके मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक्स, खासतौर से एक्सचेंजेस। काफ़ी बज़ चल रहा है NSE की IPO को लेकर। हम सब जानते हैं अनलिस्टेड मार्केट में इस समय क्या एक्टिविटी चल रही है वहाँ, लेकिन BSE हुआ, कैम्स, एंजल, AMC स्टॉक्स, सब में अच्छे मूव्स हैं। इसका कोई पोर्टफोलियो बनाने की सेंस है या अभी थोड़े महंगे हो गए स्टॉक्स? नहीं अनुज, आप देखेंगे ना इसको पिछले 5 सालों से मैं देख रहा हूँ। जब CDSL लिस्ट हुआ था 200 रुपए पे लिस्ट हुआ था, 2000 पे है, और आई थिंक उसमें एक कॉर्पोरेट एक्शन भी हो चुका है। सो ये स्टॉक्स अनुज हमेशा से ही महंगे रहे हैं। कभी करीब कैम्स और CDSL और एंजल जो हमारे पोर्टफोलियो में है, कैम्स और CDSL स्पेशली मेरी बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर ये हमेशा 40 टाइम्स 35-40 टाइम्स पी मल्टीपल के आसपास ट्रेड किया इन्होंने, और BSE ने उससे भी ज्यादा। MCX भी आप देख लीजिए। तो वो इसलिए महंगे लगते हैं हमेशा क्योंकि ग्रोथ जो है इनका एकदम क्लियर डायरेक्शन है। इंडस्ट्री इन सब की कंसोलिडेट हो चुकी है। हर स्पेस में 2 प्लेयर हैं, CDSL, NSDL, कैम्स और KFinTech, और BSE, NSE, MCX तो एक अकेला ही प्लेयर है। तो ये जो कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स अगर हम इन्हें कहें तो ये बहुत स्वीट स्पॉट में है अनुज, क्योंकि कंपटीशन नहीं है, डुओपोली है ज्यादा से ज्यादा। तो प्राइसिंग पे प्रेशर नहीं है, और टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट बिजनेसेस हैं तो कैपेक्स कुछ बड़ा होता नहीं है। जो थोड़ा हार्डवेयर और डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करना होता है वो अपने आप कर लेते हैं। ये लोग कोई B2C मार्केटिंग नहीं करते हैं। इनका सारा बिजनेस आता है ब्रोकर्स के थ्रू, चैनल पार्टनर्स के थ्रू। तो बड़ा ही हाई कैश फ्लो जनरेटिंग ग्रोथ बिजनेस है, और मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक्स एक पोर्टफोलियो में होने चाहिए। क्योंकि अगर जैसे इंडिया की मार्केट कैप बढ़ेगी 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन की तरफ जाएगी अगले 7-8 साल में, तो ऑब्वियसली इन सबको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा उसका। तो ये बड़े ही कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, सॉलिड मैनेजमेंट है सबका, इन्वेस्टर शेयर होल्डर फ्रेंडली है। तो ये मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक्स यहाँ से अगले 5-6 साल 20% के आउटरास कम से कम रिटर्न जनरेट करेंगे पर ईयर। ओके। अच्छा अभय जी, अभी डिफेंस के हालिया मूव के बाद डिफेंस भी चला और कुछ रेलवे स्टॉक्स भी चले। अभी अगर मैं सिंस रेलवे में पिछले 1 वर्ष बहुत ठंडे गुजरे, आपने देखा होगा बहुत सारी निजी कंपनियों ने अपने रेलवे बिजनेस को ऑफलोड भी कर दिया। आपका टेक क्या होगा इस वक्त कैपिटल गुड्स या फिर रेलवेज पर? अभी यहाँ पे आपका पिक, मतलब यहाँ पे आप लोगों ने क्या बाय किया? अगर कंफर्टेबल हो कुछ बता पाए तो इस वक्त आप। जी वीरेंद्र, अभी मॉडल पोर्टफोलियो में रेलवे स्टॉक हमारा कोई भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट प्लेयर्स की कोई बड़ी कैपेबिलिटी है रेलवेज में प्ले कर पाने की, क्योंकि एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है यह। बहुत मतलब हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उस तरह का प्राइवेट कैपेक्स बहुत कम कंपनीज हैं या ग्रुप्स हैं जो इस देश में सपोर्ट कर पाए। तो मुझे लगता है कि जो रेलवेज का बिजनेस है मोबिलिटी का, वो मैक्सिमम जो है वो सरकारी कंपनीज ही करेंगी, और जो सरकारी कंपनीज करेंगी वो कर रही है और एक ग्रोथ पाथ पे है ऑलरेडी। तो मुझे ये कोई अल्फा बिजनेस नहीं लगता। ये मोबिलिटी का बिजनेस है, जैसे हाईवेज हैं उसी तरह रेलवेज हैं, वो बढ़ता रहेगा अपने आप। प्राइवेट प्लेयर्स के लिए मुझे लगता नहीं ज्यादा जगह है। एयरलाइंस में आप बात करें तो प्राइवेट एयरलाइंस हैं तो वो अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। पर रेलवेज एक गवर्नमेंट बिजनेस है, PSU बिजनेस है, PUC बिजनेस ही रहेगा वो। उसमें शायद 1-2 कंपनीज हैं जैसे एम्बर है, वो गैंट्री बना रहे हैं सारे वंदे भारत ट्रेन के लिए। तो एक इक्का दुक्का छोटे प्लेयर्स हैं जो उसमें देख सकते हैं, पर अभी मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अल्फा बनाने वाला स्पेस है ये रेलवेज का। ओके
अभी जी आखिरी प्रश्न मेरी तरफ से, ग्रीन एनर्जी स्पेस को कैसे देख रहे हैं आप? रिजल्ट्स आए, इस स्पेस के रिजल्ट्स कैसे लगे आपको? भविष्य लगता है कि आपको स्पेस में आपने एक्सपोजर बढ़ाया है हाल फिलहाल में? आपका टेक? जी नहीं, इसमें हमारा कोई एक्सपोजर नहीं है श्रेया, बिकॉज मुझे लगता है इसकी वाइड एडॉप्शन अभी भी नहीं है एट अ कंज्यूमर लेवल, और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी काफी मिनिमल है। सब्सिडीज है जो सपोर्ट कर रही है बिजनेसेस को, पर वो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं क्रिएट कर पाएंगी। एट द एंड ऑफ द डे अगर मार्केट और कंज्यूमर का सपोर्ट नहीं है इस बिजनेस को, तो ये बिजनेस काफी ड्रैग करेगा। और दूसरा, काफी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। तो आई थिंक इसको प्ले आउट होने में अभी 1-2 साल और लगेंगे बिफोर इट बिकम्स अ वेरी वेरी बिग स्पेस। पर तब तक जो बड़े प्लेयर्स हैं इसमें, वो डेफिनेटली एक उनके पास साइज का एडवांटेज है। छोटे प्लेयर्स के लिए चैलेंज रहेगा, इसके लिए अभी हम इस स्पेस से दूर हैं शायद। चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे खुल के अपने विचार, स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज़ भी शेयर किया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। आते हैं इस क्लोज की तरफ बढ़ते हैं। इट्स 25004। अनुज, मैं 12 बजे के स्टैट्स भी दिख रहा था कि पुट राइटर्स के पास भी कन्विक्शन तो नज़र आ रहा था। 25,000 पे ठीक है क्लोज, लेकिन जिस चीज़ ने हमें आज मददगार साबित नहीं हुई वो है बैंक निफ्टी। तो ऐसे में इस मिले जुले रुझान को देख कैसे रहे हैं? कल के लिए व्यू, लेवल्स टू वॉच। देखिए, मेरा व्यू ये है वीरो कि 25,000 के ऊपर अगर आप इसके आसपास बंद हो रहे हैं तो आप अपने लॉन्ग पोजीशंस कैरी करें। चाहें तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को हेज कर लें थर्सडे के पुट ऑप्शंस के थ्रू। ये एक अप्रोच हो सकती है। कल सुबह मुझे नहीं लगता मार्केट के पास कोई ख़राब क्यों होगा। आज रात को यूएस मार्केट तो ट्रेड कर नहीं रहे हो, फ्यूचर्स जैसे हैं, मुझे लगता है उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आना चाहिए। और बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा हेज करना पड़ेगा। और 25,150 ये एक लेवल है, 25,150 जो अगर क्रॉस हुआ तो मुझे लग रहा है कि फिर आप और लॉन्ग पोजीशन ऐड करें, क्योंकि उसके बाद ये मार्केट रुकेगा नहीं। उसके बाद बाकी का काम आपके शॉर्ट्स आपका संभाल लेंगे। आप देखिए पिछले 2-3 दिन की रैली में शॉर्ट्स अभी तक कवर नहीं हुए हैं, तो वो शॉर्ट कवरिंग आएगी 25,150 के ऊपर। बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है थोड़ा आपको अभी रुकना पड़ेगा। 56,000 के ब्रेकआउट का वेट करें, या तो उसके ऊपर लें, या फिर जैसे मैंने कहा था कि अगर आपको 54,500 से 55,000 की डिप मिले तो वहाँ लें। ये बैंक निफ्टी में फंसने वाला जोन है, क्योंकि इसमें 500 पॉइंट अप साइड 500 पॉइंट डाउन साइड वाला मामला है, जिसमें आप फंस सकते हैं। तो इसके लिए, लेकिन निफ्टी में अभी भी क्लियरली एक मुझे लग रहा है कि मोमेंटम जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी अभी तक इंटैक्ट है। तो निफ्टी में और हम 25,000 के ऊपर ही बंद हो रहे हैं मोर और लेस, तो यहाँ पर एक सेंस बनता है कि आप लॉन्ग कैरी करें। और एक चीज़, इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, यहाँ पर आप चाहें तो लॉन्ग कैरी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कल की तैयारी करते हैं। पहले डीलिंग रूम चेक लेते हैं, उसके बाद BTST कॉल लेंगे। यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से दो स्टॉक फोकस? गुड आफ्टरनून। मदरसन संवर्धना, ये एक काउंटर है जहां काफ़ी अच्छी बाइंग लो लेवल्स पे देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली वीकेंड पे एक जापानीज एक्विजिशन की भी बात थी जो रिपोर्ट हुई थी इंटरनेशनल मीडिया में, लेकिन डीलर्स को लगता है कि यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। ट्रैक्शन काफ़ी अच्छा है, इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट लगभग 6.5% बढ़ा है और फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। 153-155 के मे फ्यूचर्स के टारगेट के लिए डीलर्स यहाँ खरीदारी की एडवाइस दे रहे हैं, BTST की एडवाइस दे रहे हैं। हालांकि बिरला सॉफ्ट, ये एक IT कंपनी है जो काफ़ी सॉफ्ट है, और अगर हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 5% लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट यहाँ गिरता हुआ नजर पड़ रहा है। काफ़ी सारे HNIs रिजल्ट्स के पहले यहाँ शेयर में बिकवाली कर रहे हैं। इनफैक्ट डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ STBT की एडवाइस वो दे रहे हैं और मे फ्यूचर्स के लिए 410-415 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। ओके, संवर्धना मदरसन, BTST और बिरला सॉफ्ट STBT की यहाँ पे राय आती हुई डीलिंग रूम से। बहुत शुक्रिया यतिन तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और BTST STBT लेते हैं। गाबा से आपसे शुरुआत। गुड इवनिंग, पहला स्टॉक क्या? गुड इवनिंग। स्टॉक का मेरे ख्याल से लॉन्ग होना चाहिए, वो है ट्रेंड, सेफ स्टॉक है। 5524 ट्रेड कर रहा है, 5524 में 5,500 का स्टॉप लगाना चाहिए। पॉसिबल टारगेट 5,600 की। ट्रेंड लॉन्ग। ओके, ट्रेंड 5526 पे लॉन्ग कॉल कैरी फॉर ट्यूसडे। राजेश पालवे जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? तो ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए हिंद यूनिलीवर को बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है और अगर देखें तो ये पूरे सेक्टर में आज एक बाइंग इंटरेस्ट वापस बनते हुए दिखा है। हमें लगता है हिंद यूनिलीवर में यहाँ पे एक ब्रेकआउट अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। अपसाइड का टारगेट 2440 की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 2370 के आसपास।
ओके HUL, चलिए सोने जी आपका ट्रेड कल के लिए। अनुज जी BTST यहाँ पे रहेगा IRFC के फ्यूचर्स पे क्लोज स्ट्रॉन्ग दे रहा है 140 के ऊपर। स्टॉप लॉस रहेगा 138.5 स्टॉप लॉस, टारगेट है 143.5 और 145, दो टारगेट्स। IRFC BTST, मानस जी आप बताइए BTST STBT। तो देखिए श्रेया जी, कैंप्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कैंप्स के फ्यूचर में खरीदारी करिए। कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो कैंप्स के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 39 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करने का ट्रेड लेना है और 4075 4075 के टारगेट सेट करने हैं कैंप्स के फ्यूचर में। कैंप्स एक स्ट्रॉन्ग कैरी मोमेंटम कैरी करता हूँ अपने साथ। राजेश सतपुते जी आपका व्यू कल के लिए क्या कैरी करेंगे आप? वीरेन जी देखिए, चार्ट देख के तो लगता है बजाज ऑटो का मोमेंटम कंटिन्यू होगा। बहुत ही क्लीन फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। इसका जो टारगेट दिखता है वो कम से कम मुझे लगता है 9300 से 9500 का होगा। सो एट ए लेवल ऑफ रफली 8966 इट्स अ बाय इन बजाज ऑटो। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा वो रहेगा 8880 का। सो 8880 का स्टॉप लॉस लगा के बजाज ऑटो बाय करें। बजाज ऑटो, ये राजेश जी के पिक कल के लिए। मंगलवार के लिए आप क्या पिक कर रहे हैं अमित जी? जी श्रेया जी, मैं BHEL के साथ जाना चाहूंगा। वीकली ब्रेकआउट है यहाँ पे, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, पोजिशनली भी अच्छा है और BTST के लिए भी अच्छा है। 262 के लगभग प्राइस है, 258 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 270 के। ओके चलिए, अब 3:15 हो रहे हैं, तो कल की हमने सारी ट्रेड्स ले ली। अब मार्केट ब्रेथ की बात करते हैं आज की। ध्यान रखिएगा, अब एक्सपायरी है तो आपको दोनों सीरीज़ के ओपन इंटरेस्ट जोड़कर डेटा देखना होगा। वीरू बताइए कैसी लग रही है आज की मार्केट ब्रेथ? ब्रेथ फिर भी सही है अनुज। हालांकि एक दो पॉकेट्स कोलैप्स हुई हैं आज, लेकिन फिर भी ब्रेथ कंसोलिडेटेड बेसिस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आज लॉन्ग 46, शॉर्ट कवरिंग 113 में। दैट्स क्रिटिकल, ये महत्वपूर्ण है आज। और देखिए, मैं सुबह से बात कर रहा हूँ, कल के ये शुक्रवार के पल्स वाले स्टैट्स में भी थी क्लियरली कि अभी बाजार को और स्टॉक्स को ड्राइव कर रही है शॉर्ट कवरिंग। बड़े बड़े दिग्गजों में आज देखिए, एस्ट्रल, हुडको, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ये सारे क्या थे? सबके सब अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट थे। दिवीज लैब में आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। नेक्स्ट सीरीज में भी सोलार इंडस्ट्रीज में याद रखिएगा लॉन्ग करंट, नेक्स्ट रोलोवर्स स्ट्रॉन्ग, बजाज ऑटो अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। सिंजन का मैंने जिक्र किया था कुछ देर पहले, ट्रेड भी पिक किया था, क्रॉम्पटन, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ। नाउ लुक एट शॉर्ट कवरिंग। इसमें से हुडको 4.5% ऊपर अभी ट्रेड करता हुआ, और आज हुडको अपने सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट ये क्लोज आ रहा है शायद 17 अप्रैल के बाद सबसे हाईएस्ट। एस्ट्रल शॉर्ट कवरिंग, सुप्रीम इंडस्ट्रीज शॉर्ट कवरिंग, गोदरेज प्रॉपर्टी शॉर्ट कवरिंग, पेटीएम। तो शॉर्ट कवरिंग हमें 25,000 तक लाने में आज अपनी अहम भूमिका निभा के गई। और शॉर्ट बिल्डअप है इंटरग्लोवेशन पे, और विंडो फार्मा, इन्फोएज, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनस्टावस। आज की डिसअपॉइंटमेंट जो थी, आज का निराश करने वाला फैक्टर था, वो था बैंक्स का ना चलना, या फिर चल के अगर आप देखें लड़खड़ा जाना। बालकृष्ण इंडस्ट्री, इटरनल, भारत में भारत और एंजल वन और ICICI लोम्बार्ड में यहाँ पे लॉन्ग्स जो थे वो स्कोर ऑफ हुए, यानी प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। एक बार मैं एक स्टॉक पे यहाँ पे व्यू लेना चाहूँगा, एक बार लेके आइएगा प्लीज़। इटरनल जाते जाते आपकी स्क्रीन पे ये क्लोज आ रहा है सारे एवरेजेस के नीचे, बट थोड़ा सा सोनी जी इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे क्या? मतलब एटलीस्ट दैट जोन ऑफ 220, 224 अभी तो सिक्योर ही है, जो हमने पूरी की पूरी 22 अप्रैल से लेकर अब तक मेंटेन किया है। कैसे देखती हैं आप आज के इस क्लोज को? जी वीरेंद्र जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि टेक्निकली ब्रेकडाउन काफी स्ट्रांग है, बट अगर हम ऑप्शन चेन को भी देखें, वहां पे भी वीकनेस कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट टुवर्ड्स 220 215 के बीच में है, तो कहीं ना कहीं शायद उस लेवल पे थोड़ा सा हॉल्ट हो सकता है। बट अगर वो सपोर्ट भी ब्रेक करता है, देन स्टॉक 200 के सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए जरूर आ सकता है नीचे। रेजिस्टेंस स्ट्रांग है टुवर्ड्स 235 240, मल्टीपल रेजिस्टेंस फॉर्म हुए हैं, कॉल राइटर्स बहुत एग्रेसिव हैं। मुझे लगता है शॉर्ट्स यहाँ पे कंटिन्यू हो सकते हैं। 220 ब्रेकडाउन के नीचे टुवर्ड्स 210 के लेवल्स भी आ सकते हैं। शॉर्ट्स कैरी कर सकते हैं, बट लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे अवॉइड करना बेहतर रहेगा। ओके चलिए, तो लॉन्ग्स कैरी अवॉइड करना बेटर रहेगा यहाँ पर। शॉर्ट अगर आप चाहें तो थोड़ा संभल कर भले ही कैरी करें। अब बात करते हैं हम जरा F&O बैन की। जरा देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स बैन में एंट्री को और बैन में एग्जिट के लिए तैयार हैं। पहले एंट्री वाले स्टॉक सेल और CDSL। सेल तो खास तौर से 100% क्रॉस हो चुका है। CDSL सॉर्ट ऑफ बॉर्डर लाइन केस है। लास्ट के 13 मिनट में देखते हैं पोजीशन कैसी रहती है।
एग्जिट वाले दोनों केसेस जो है वो बॉर्डर लाइन है, 80% से नीचे आने पर बैंड से बाहर आते हैं। डिक्सन टेक 79% पर है इस समय और मन्नापुरम करीब करीब 80% पर है। तो ये अगर निकले तो शायद बैंड से बाहर आए दो ये स्टॉक्स। चलिए अब अच्छा, वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो मैं जो IPO का रिव्यू कर रहा था ना श्रेया, वो लीला होटल, उसका एक्चुअल नाम है श्लॉस बेंगलोर, है ना। तो किसी ने रील पे लिखा है कि मतलब मैं देख रहा था कि उसका नाम बड़ा अजीब है, मतलब श्लॉस। एनीवे चलिए अब बात करते हैं कल सॉरी मार्केट के पंचनामा में क्या क्या जो सवाल आए उस पर बताइए। काफ़ी ज़्यादा सवाल आए, लेकिन जो सवाल पिक के, एक तो जाहिर सी बात है जो डिस्कस भी कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स पे हम कर रहे थे। इटर्नल जिस तरीके से गिरा है, तो जिनके पास नहीं है वो पूछ रहे हैं क्या इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। देखिए इटर्नल पर मेरा व्यू बहुत क्लियर है, 180 से 200 के नीचे की मुझे जगह नहीं दिखती है यहाँ पर। और आई थिंक इस पूरी स्पेस में अगर एक लौता इन्वेस्टेबल स्टॉक है तो वो ये है। स्विगी तो खैर भगवान भरोसे है, बाकी ये फिर भी थोड़ा सा एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और अच्छा मतलब और इसमें क्या है ना, मैनेजमेंट को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी है, मार्केट को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी है। अगर आप चार्ट देखेंगे 3 महीने का इटर्नल का, इसने कभी भी उस इवन जो सबसे बड़ी गिरावट आई थी उसमें 200 नहीं तोड़ा था। आप देखिए 2 बार 200 तक गया, वहाँ से उसके बाद ये घूम गया। यही चार्ट रखते हैं हम स्विगी का, है ना। तो स्विगी, अब देखिए स्विगी में क्या हुआ था कि पिछले क्वार्टर के बाद जिस तरीके से हुआ था वो देखिए अब ये मेरे ख्याल से ये बेटर है कंपेयर टू स्विगी, तो बने रहना है ख्याल से। हाँ, एक सवाल जो मुझे लगता है हर दिन ही हम पूछते होंगे, डिस्कस भी करते होंगे मार्केट का पंचनामा में, एनटीपीसी और ब्रोकरेजेस रिपोर्ट आज मिक्स थे। हालांकि सभी अपसाइड पोटेंशियल तो अच्छा खासा देख रहे हैं, लेकिन आज स्ट्रीट ने रिवॉर्ड नहीं किया। प्रोजेक्ट कॉम्प्लिकेशन को लेकर अभी भी थोड़ा असमंजस है। आपको क्या लग रहा है एनटीपीसी, आपका टेक क्या होगा? देखिए क्या मुझे लग रहा है आज एनटीपीसी में क्या हुआ है ना, आज एनटीपीसी में सुबह आई थिंक कुछ ज़्यादा कंसेंसस बुलिशनेस हो गई थी यहाँ पर। आई थिंक सबने सिर्फ वो एक नंबर पकड़ लिया था, वो गाइडेंस वाला नंबर। हमने भी वही नंबर पकड़ा था क्योंकि भाई मार्केट तो आगे देखता है। हाँ। तो उस वजह से गैप अप भी हुआ अच्छा खासा, लेकिन उसके बाद टिक नहीं पाया। आई थिंक उसके बाद मार्केट ने शायद एग्जीक्यूशन पे फोकस किया, क्योंकि पिछले क्वार्टर के नंबर्स में थोड़ी एग्जीक्यूशन को लेकर दिक्कत थी। मेरा ये मानना है कि लोअर लेवल्स पे ये स्टॉक जो है ना ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और पिछले 1 साल से स्टॉक ने कुछ नहीं किया है, लेकिन आई थिंक ये एक जिसे कहते हैं कस्प ऑफ ब्रेकआउट पे, लेकिन आज थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा विदाउट अ डाउट। ओके, 335 पे और मैक्सिमम क्वेश्चंस हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स X, YouTube, Facebook, Instagram, तो आप सभी उस पर जुड़िए। कुछ और स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। आज हम थोड़ी देर पहले रेलवे स्पेस की भी बात कर रहे थे और सोनी जी ने IRFC सुझाया है, रेल ट्रांसपोर्ट कॉनकॉर में भी खरीदारी की राय उनकी तरफ से आती हुई। आरवीएनएल भी आज पूरा स्पेस ही हालांकि आप देखिए तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। आरवीएनएल भी अच्छी खासी तेजी के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहा है, लगभग 3.5%। सोनी जी आप ही बताइए, क्योंकि आपने ही 2 स्टॉक सुझाए स्पेस से। आरवीएनएल कैसे प्लेस है, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी? श्रेया जी, स्टॉक यहाँ पे हम देखेंगे तो जब तक 400 सपोर्ट के ऊपर सस्टेन कर रहा है, स्टॉक में स्ट्रेंथ है, कंटिन्यू रह सकता है। पोजिशनली टुवर्ड्स 440 प्लस लेवल्स नजर आ सकते हैं। सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर है। इनफैक्ट 200 डमा के ऊपर भी आज स्ट्रॉन्ग क्लोज दे रहा है, कंटिन्यू कर रहा है इसमें। तो करंट लेवल से खरीदारी कर सकते हैं। 400 का सपोर्ट है, 398 स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड कीजिए। 430 440 टारगेट्स के लिए। ओके, आरवीएनएल रेलवे स्टॉक्स की जो मूव थे उस कड़ी में आज आरवीएनएल ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। और आरवीएनएल देखिए, अच्छा एमएनएम क्लोजिंग बेसिस पे जाते हैं तो आप देखिए तो एमएनएम का क्लोज आज एक बार फिर से आ रहा है 10 डेमा के ऊपर। तो एक वो स्टॉक जिस पे कल नज़र रहेगी एमएनएम भी होगा। और ऑटो स्पेस में 3-4 स्किप्स बहुत अच्छा करके गई। हीरो मोटोकॉर्प हो गया, आपका बजाज ऑटो हो गया, एमएनएम। बट पोस्ट नंबर्स जो चीज़ कोलैप्स हुई वो था अशोक लेलैंड। एक बार स्क्रीन पे अशोक लेलैंड भी लिखाइएगा। डैमेज कंट्रोल किया इसने। मैं बहुत देर से इसको डिस्कस करना चाह रहा था, आखिरी में मौका मिल ही गया। राजेश पालवी जी, आप ये कहेंगे, मान लीजिए मेरे पास ये लॉन्ग था, पोस्ट नंबर्स मैंने इसको थोड़ा सा सिंक होते हुए देखा, लेकिन कि और नंबर से बहुत कोई खराबी भी नहीं थी। आई थिंक बॉटम लाइन फ्रंट पे, मार्जिन फ्रंट पे नंबर ठीक ठाक थे। आज मैं मैनेजमेंट से बातचीत भी कर रहा था, उनकी कमेंट्री स्पेशली मार्जिन को लेकर और टॉप लाइन को लेकर FY26 की अच्छी थी। आप ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं इसने थोड़ा सा उस बैड फेस को बिता लिया है, निकाल लिया है अबाउट 10 डे, और जितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग लोअर लेवल्स पे इमर्ज हो रही है,
वाइल्ड लोअर शेडोज, क्या 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 सेंस दे रही है अशोक लेन पे आपको ये? तो आई थिंक जो रिएक्शन था नंबर्स को वो काफी म्यूटेड ही रहा प्राइस एक्शन में देखें तो, और स्टॉक का जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, स्टॉक में जो ब्रेकआउट देखने को मिले थे हमें, वो अभी भी इंटैक्ट है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे जो सप्लाई था वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होते हुए दिख रहा है, और स्टॉक वापस हमें लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद अपना अप ट्रेंड को रिज्यूम करता हुआ दिखेगा। ऑन द हायर साइड 243 का लेवल जैसे ही स्टॉक में क्रॉस होंगे, हमें लगता है यहाँ पे वापस से एक फ्रेश अप मूव बनते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 248 254 की तरफ। तो पोजीशन होल्ड ही रखना है यहाँ पे, अभी भी स्ट्रक्चर बुलिश है, और 237 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग का ट्रेड अभी भी कैरी किया जा सकता है। ओके अशोक लेलैंड पे फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। राजेश पालवे की तरफ से आते हुए एफएमसीजी पैक में भी आज आप देखें तो कहीं स्टॉक्स में अच्छी रैली देखने को मिली, लेकिन कहीं स्टॉक्स आज गिरकर भी कई सारे स्टॉक्स क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। मैरिको, अमित जी आपने ट्रैक किया था रिजल्ट के दौरान, के बाद हमने देखा कि अच्छी खासी तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिली। आज भी करीब देखिए डे हाई के आसपास ही क्लोज होने की तैयारी कर रहा है मैरिको 1.5%। अभी वो मोमेंटम इंटैक्ट है, अभी भी आप इसमें ग्रोथ देख रहे हैं, क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से स्टॉक? जी श्रेया जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्टर में टेक्निकली टेलविंड नहीं है, इसीलिए मैरिको थोड़ा सा स्टॉल कर गया 700 720 के लेवल में। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है, हायर हाई हायर लो के और स्विंग लोज इसके इंटैक्ट है। रिजल्ट के बाद जो गिरावट आई उसमें अपना 50 डमा इसने होल्ड किया। थोड़ा सा हम कंफर्मेशन का और वेट करेंगे, अगर कल के सत्र में 720 722 के ऊपर ट्रैवल करता है तो फिर वहां पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस इन दैट केस 710 का रखेंगे और टारगेट्स रहेंगे 740 के। एग्जिस्टिंग पोजीशन किसी की है तो 700 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। ओके मैरिको, अच्छा एक बात है, आज निफ्टी एफएमसीजी एंड स्पेशली नो डाउट कि मतलब आईटीसी का एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन उसमें है तो वो एक इम्पैक्ट नजर आएगा, बट निफ्टी एफएमसीजी मतलब जो 23 अप्रैल से लेके अब तक की जो सबसे हाईएस्ट ट्रजेक्टरी है मोर और लेस उसमें जाके क्लोज हुआ है। सिंपली मीन्स के ऑलमोस्ट एक 1.5 महीने के अंतराल के बाद देखिए शायद ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, बट लेट्स सी आई मीन कैसे कल 57-200 के ऊपर ट्रेवल करता है। एस्ट्रल राजेश जी का सुबह ट्रेड था, और राजेश जी आप क्या कहेंगे क्या कि ये इतना अच्छा एक क्लोज दे रहा है? हालांकि मैं इसके ऑप्शंस के डेटा रीड कर रहा था, उतना इम्पैक्ट नहीं था, बट एस्ट्रल क्या जा रहा है आई मीन 30-40 रुपये और ऐड कर लेगा राजेश सतपुते जी इस एक्सपायरी में? जी जाना तो चाहिए। देखिए सुबह भी आपने वही कहा था, तो मैंने यही कहा था कि 1500 के ऊपर जो इसका मोमेंटम है वो डेफिनेटली स्कोरिंग वाला कैंडिडेट बनेगा अहेड ऑफ एक्सपायरी, और क्लोज भी अच्छा है 1502 1504 के आसपास ही मिलेगा मुझे लगता है। तो 1500 के ऊपर का बायस पॉजिटिव रखे, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके जाइए, लाइक 1485 विल बी योर स्टॉप लॉस। जो सुबह हमने जो टारगेट रखा था 1540 से 1550, थिंक ये कल तक आना चाहिए। ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर अभी है ब्रेकआउट के वर्ड्स पे खड़ा है। जी ये दूसरे राजेश जी की कॉल भी थी, ये सुबह यही राजेश जी की कॉल थी, और बट राजेश जी के जहन में इस वक्त एस्ट्रल 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 छाया हुआ है। अच्छा खैर क्लोज बहुत अच्छा दे रहा है, और जो सिंजन का मैं जिक्र करता था, सिंजन अबाव 650 ऑलमोस्ट एट 650 अबाव 20 डेमा, तो इस पर सुबह ध्यान रखेंगे। बट आज अगर कुछ चीज़ सिंक हुई तो उसमें एक स्टॉक था, जरा प्लीज़ लिखे आइएगा मेरे स्क्रीन पर, जो शॉर्टिंग वाले स्टॉक्स थे उसमें हेवल्स रखिएगा एक बार एट 1567, ये ऑलमोस्ट डे लो पे क्लोज हुआ। एक बार जरा वोल्टास को भी देखते हैं, मतलब आप समझिए कि अगर मॉनसून 10 दिन पहले दस्तक दे रहा है तो ये वो जो शायद बास्केट है, इसको ये हालात ये आई थिंक अपडेट पसंद नहीं आएगा। वोल्टास टुवर्ड्स डे लो, हेवल्स टुवर्ड्स डे लो, तो ये पूरे इस आई थिंक गर्मी के सीज़न में अप्रैल मई में नहीं डिलीवर कर पाए हेवल्स और आपका ये वोल्टास। तो अनुज वो होती 5-7 दिन में जो बारिशें हो रही थी, इस बार तापमान थोड़ा कंट्रोल रहा, और कंट्रोल रहे वोल्टास और हेवल्स पे। ऐसे एक चीज़ है, लेकिन बारिश में थोड़े से शॉर्ट सर्किट भी होते हैं, तो वायर वाला बिजनेस तो फिर भी ठीक ठाक चलना चाहिए। लेकिन हाँ वो एसी वाले बिजनेस की तो खैर तकलीफ है वैसे। लेकिन खैर वीरू मानसून दस्तक जल्दी दिए मुंबई में, और बस यही होप होगी कि एकदम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, अच्छे से हो, और बस थोड़ा सा ट्रैफिक का सिचुएशन थोड़ा सा वो झेलनी पड़ेगी सिचुएशन आपकी। ऑब्वियसली मुंबई में ऐसे में एक और बिज़नेस काफ़ी फलता फूलता है, वो है वो मेकशिफ्ट जूते जो होते हैं, वो उनका बिज़नेस वो भी काफ़ी चलता है। उसमें कोई वो श्रेया को बता दीजिए मुझे।
हाँ। श्रेया को बता दें इनकी पहली बरसात है, छाता, हाँ। बरसाती और वो छाता, बरसाती और वो जूते। मैं एक बार रेनी बोट्स। मार्केट में गया था, बताऊं श्रेया, मैं बताऊं, ये बात होगी मेरे ख्याल से जून फर्स्ट। थोड़ी बारिश के फुटेज प्ले कर दीजिए, उसके बात हो रही है। हाँ बिल्कुल। हाँ मनोज, सिर्फ छाता और सिर्फ बरसाती, बाजार पता नहीं कौन सा था मैं कॉल में, लेकिन दिखाई सिर्फ छाता और बरसाती दे रहा था मुंबई। आप दादर गए होंगे आप मेरे ख्याल से, है ना? वो दादर का जो एरिया है ना, वहाँ पे ही आपको ये सब चीज़ें दिखाई देते हैं। चलिए खैर, आप एक काम करते हैं, शो को समेटने का समय आ गया और मार्केट में वॉल पर चलते हैं एक बजरा, मार्केट की क्लोज समझते हैं। निफ्टी करीब करीब 140 पॉइंट ऊपर था, करीब करीब 25,000 पर क्लोज हो रही है ये। निफ्टी आईटी करीब करीब 400 पॉइंट ऊपर, निफ्टी बैंक करीब करीब 250 पॉइंट ऊपर, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पर भी आपको अच्छे खासे मुंह देखने को मिले। मिड कैप करीब 2.5% ऊपर था, स्मॉल कैप थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था, 1.5% ऊपर, 1600 बढ़ने वाले शेयर और 1000 गिरने वाले शेयर। अब जरा एक बार हम बात करते हैं सेक्टोरल हीट मैप की। सारे के सारे सेक्टर्स आज ग्रीन में थे। डिफेंस करीब करीब 1.2% ऊपर था और उसके अलावा बाकी सेक्टर्स में एफएमसीजी को रिफ्रेश करिए, ये हैंग हो गया। आईटी करीब करीब 1% ऊपर था, फाइनेंशियल्स करीब करीब 0.4% ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दिया और उसके अलावा कैपिटल गुड्स यहाँ पर भी 0.9% की रैली, रियल एस्टेट 0.7%। ये अपडेट नहीं हो रहे हैं रेट हमारे, थोड़े से फ्लैट दिखाई देंगे आपको। मेटल्स करीब करीब 0.8% ऊपर था, निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल्स यहाँ पर भी आपको हल्की सी रैली दिखाई देगी। चलिए अब जरा निफ्टी के हीट मैप पर आते हैं। 144 पॉइंट ऊपर था निफ्टी, सबसे ऊपर जेएसडब्ल्यू स्टील आज का टॉप गेनर, आज के हमारे बिग स्टॉक्स में शामिल था 2.25%। बजाज ऑटो, M&M, हिंडाल्को, ट्रेंट, नेस्ले, HCL टेक, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ तेज़ी थी। लार्सन एंड ट्यूब्रो, विप्रो, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पर भी तेज़ी थी। और उसके अलावा अगर आप नीचे वाले स्टॉक्स देखेंगे तो उसमें इटर्नल, कोटक, पावर ग्रिड, NTPC, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली। लेकिन कुल मिलाकर ट्रेडिंग सेशन मार्केट के लिए आज काफ़ी शानदार है। जी हाँ, तो पहली मुंबई की बारिश वो आज बाजार पे रंगत बिखेर गई और आपकी स्क्रीन पर आपकी वो रंगत, हर तरफ हरियाली है। बाकी अनुज, श्रेया और पूरी टीम मुंबई की ठीक से घर पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए और कल जब जल्दी पहुंच जाएगी तो कल सुबह आएगी भी, तो आपसे मुलाकात होगी इस टीम की कल सुबह। और आप फिलहाल कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए। मार्केट का पंचनामा एक छोटे से ब्रेक के बाद CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपना पूछ सकते हैं सवाल, इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी अगर आप देखें शॉर्ट टर्म कॉल। आपसे मुलाकात होगी कल सुबह मंगलवार मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए